I think, am I audible to you all? Please, please reply me in yes or no. Am I audible? Rishu, Abhishek, Jyotsna, please answer me. Am I audible? Good morning, all of you. चलिए, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका गवर्नेंस। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज गवर्नेंस, तो गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? जब बोला जाता है गवर्नेंस तो कुछ वर्ड्स हमारे दिमाग में जो सबसे पहले आती है वो होता है गवर्नमेंट, कोई ऐसा जो हमें रूल कर रहा है, हम रूल हो रहे हैं, या गवर्नमेंट कैसे काम करती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पार्लियामेंट, यही सारी चीजें दिमाग में आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर गवर्नेंस मतलब है जो आपने पॉलिटी पढ़ी है या पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसका एप्लीकेशन गवर्नेंस है। अब ये पूरा चीजें हो कैसे रही हैं, कैसे सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो जैसे देखो जब वर्ल्ड की स्टार्टिंग होती है, मतलब दुनिया शुरू हो रही है, या कह लीजिए कि इमरजेंस ऑफ सोसाइटी, जब समाज शुरू हो रहा है, तो हो क्या रहा था कि वहां पे किसी भी तरीके का रूल नहीं था, लॉ नहीं था। तो जब कहीं पे भी लॉ नहीं होता है तो डोमिनेट करता है पावर। अगर आपके पास पावर है तो मतलब कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो अगर आपके पास पावर है तो आपके पास सब कुछ है। तो सेम वे हुआ क्या कि इस सिचुएशन को कहा गया कि ये मत्स्य न्याय है। मत्स्य न्याय मतलब मत्स्य न्याय, मत्स्य न्याय का मतलब है कि एक बड़ी मछली है जो छोटी मछली को खा रही है, जो छोटी मछली वो उससे छोटी मछली को खा रही है, मतलब जो जिससे ज्यादा पावरफुल है वो अपने दूसरे वाले को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है और अपनी पावर को बढ़ा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वर्ल्ड में क्योस होगा और वर्ल्ड में होगी एनार्की, क्योंकि अब यहाँ पे तो ना मैं डेवलप कर पाऊंगी ना आप डेवलप कर पाएंगे। यानी अगर कोई जो ज्यादा सुप्रीमो है, पावरफुल है, वो क्या करेगा, वो अपनी पावर को बढ़ाएगा कैसे, जब वो दूसरे वाले को क्या करे, खत्म करे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में कि जो जमींदार थे वो अंग्रेजों से क्या थे, कम थे, ब्रिटिशर्स से कम थे, तो वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे पीजेंट्स को। जो पीजेंट्स थे उसमें जो रिच पीजेंट्स थे, जो बड़े बड़े रैयत थे, वो छोटे रैयत को क्या करते, एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो सेम वे ऐसी सिचुएशन में किसी का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हर कोई क्या कर रहा है, पावर विद इन द पावर, यानी सर्कल विद इन द सर्कल है कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ये है जंगल राज। कभी कभी न्यूज़पेपर में देखते हो ना, लिखा होता है जंगल राज जैसी सिचुएशन आ गई, गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है। तो जंगल राज मतलब जंगल में जैसे क्या होता है कि शेर किसको खा लेता है, अपने से छोटे वाले को, मतलब जो सबसे छोटा वाला रैबिट होगा वो तो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट है, मतलब किसी का भी डेवलपमेंट ऐसे में नहीं हो रहा है। तो जंगल राज का मतलब जहां पे कोई लॉ नहीं है, जहां पे पावर ही चीजों को डिराइव कर रही है। अब जब इस तरीके से डेवलप नहीं होगा तो सिचुएशन आ गई किसकी, इस सिचुएशन को हम कहते हैं, ये सिचुएशन है एनार्की। एनार्की आ गई है। अब एनार्की में डेवलप नहीं हो पा रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो हुआ क्या, कुछ लोग साथ आते हैं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे में ना मेरा डेवलपमेंट हो रहा है ना तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम लोग चलिए काम करते हैं, हम सब लोग एक पर्सन देख लेते हैं, एक एंटिटी देख लेते हैं, और हम सब लोग अपना अपना पावर, अपना पावर मतलब अपना पावर मतलब अपने ग्रोथ का पावर, अपने डेवलपमेंट का पावर, होलिस्टिक पावर हम इस पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एन लोग हैं। तो ए से पूछा गया कि तुम अपनी पावर दे दोगे, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अपनी सारी पावर इसमें डाल रहा हूँ। बी से बोला तुम भी दे दो, तो बी ने बोला हम भी दे देंगे, सी ने बोला हम भी दे देंगे, डी ने बोला हम भी दे देंगे। सब लोग तैयार हो गए कि ठीक है हम सब लोग अपनी अपनी पावर इस पर्सन को दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, ये हमारे बिहाफ पे रूल बनाएगा, और जो ये रूल बनाएगा उस रूल को मुझे भी मानना है, उस रूल को बी भी मानेगा, उस रूल को सी भी मानेगा, सब लोग मानेंगे। और जब सब लोग उसी रूल को फॉलो करेंगे तो अब सिचुएशन में एनार्की नहीं होगी, कोई किसी को मार के नहीं खाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम पावर देंगे कि भाई तुम क्या कर दो, पनिश करो। तो देखिए ये लोग क्या हो गए, ट्रस्टी, और इन्होंने जो दिया इसको हमने कह दिया ट्रस्ट, कि हम सब लोगों ने अपना अपना ट्रस्ट एक एंटिटी को दे दिया कि भाई तुम हमारे बिहाफ पे क्या करो, लॉ बनाया करो। तो ये जो बॉडी बनी, इस बॉडी को मैंने कहा ये बॉडी है आपकी स्टेट। अब याद रखिएगा पॉलिटी के टर्म में अगर कैपिटल एस रहता है तो
तो वो कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। अगर यही एस स्मॉल में रहता है तो वो प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कहते हैं ना यूपी भी स्टेट है, एमपी भी स्टेट है, तो वहां पे कैपिटल से नहीं लिखते, तो प्रोविंस मतलब स्मॉल एस, अगर कैपिटल एस लिखा है तो दैट इज अ कंट्री। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि एक सिचुएशन थी जहां पे एनार्की थी, कोई लॉ नहीं था और वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, लोग सप्रेस कर रहे थे। ऐसे में जरूरत थी कि कोई हम एक लॉ लेके आए, तो सब लोग एक साथ आते हैं, वो सब क्या होते हैं, ट्रस्टी, और वो सारे ट्रस्टीज अपना 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 पावर, अपना अपना ट्रस्ट एक बॉडी को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कि अब तुम हमारे बिहाफ पे रूल बनाओ। यहां तक समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन है, अभिषेक, ज्योत्सना, आई होप कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए कि ये जो बॉडी है जिसने ट्रस्ट सबका ले लिया, इसने कहा कि ठीक है मैं तुम लोगों के बिहाफ पे क्या करूंगा, कानून बनाऊंगा, काम करूंगा। ठीक, अब ये बेचारा काम वाम करना शुरू किया। एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये हो गया आपका किंग की सिचुएशन। जैसे अकबर, मान लीजिए अकबर अगर रूल में आ गया, तो अकबर क्या कर रहा है, अगर मैंने पूछा लॉ बनाने का काम किसका है, अकबर का। मैंने पूछा लॉ इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है, अकबर का। इन केस लॉ अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो भी काम किसका है, अकबर का। इसका मतलब ये अकबर, पहले एनार्की थी, अब ये हो गया ऑटोक्रेसी। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उसमें होता क्या था कि सपोज करिए कि कोई एक क्राइम हुआ, एक चोरी हो गई, कहाँ पे, स्टेट में चोरी हो गई। अब उस स्टेट में जब चोरी हुई तो पता चला कि बहुत सारे होते हैं ना कि इन पे भी शक है, इन पे भी शक है, इन पे भी शक है। उनमें से 1% है जो दलित कम्युनिटी का है, 1% है जो ब्राह्मण कम्युनिटी का है। अब इसमें हुआ कि आपने पढ़ा होगा वेद, जो जहां से वेद का इमरजेंस वहां पे क्या है, ब्राह्मण जिनका जो इमरजेंस है वो ब्रह्मा के हेड से हुआ है, और दलित जिसका इमरजेंस ब्रह्मा के फीट से हुआ है। इसमें बिल्कुल भी आप अपने जो इमोशंस हैं उनको मत लेके चलेगा। मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सिटीजन ऑफ इंडिया पहले हैं। ठीक, तो अब देखिए इस तरीके से जब इमरजेंस हुआ, तो जब क्राइम एक है, चोरी ही है, तो अकबर ने बोला कि अच्छा ब्राह्मण ने किया है, तो ब्राह्मण को दंड क्या देते थे कि उसके कानों में, उसके ईयर्स में मंत्रास को रिसाइट करते थे। ठीक है, मंत्र को रिसाइट कर दीजिए तो ब्राह्मण को क्या हो गया, ये उसका पनिशमेंट है। अगर वही काम किसी शूद्र ने किया है, आपने पढ़ा होगा शूद्रास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, तो शूद्रास कर रहा है तो पिघला हुआ कांच लीजिए और उसके कान में डाल दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि एक ही लॉ के लिए पनिशमेंट कैसी है, डिफरेंट है। तो अगर मैं आज की कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछूं, क्या आप इसको इक्वालिटी मानेंगे, इगैलिटेरियन सोसाइटी कहेंगे, लॉ बेस्ड सोसाइटी कहेंगे, रूल बेस्ड सोसाइटी कहेंगे? नहीं। तो ये जो थी एनार्की, एनार्की के बाद जो अगली स्टेज आई दैट इज ऑटोक्रेसी। अब इस ऑटोक्रेसी में भी कहीं पे भी लग रहा था कि न्याय नहीं है। और आपको पता है जब आप किसी को लगातार लगातार सप्रेस करेंगे तो वो रिवोल्ट कर देता है। याद करिए 1857 का क्या रिवोल्ट, 1857 का रिवोल्ट। अगर जब सबको लगातार सप्रेस किया गया तो उधर से जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं जैसे झांसी, अवध, वो भी सामने आता है, पीजेंट्स भी आते हैं। इसके अलावा जो आपके उस समय के जो पुरोहित थे, उलेमास थे, वो भी आते हैं, कुछ जमींदार भी आते हैं, और वो सब क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं। ऑल दो वो सप्रेस कर दिया गया था पर रिवोल्ट हुआ था कि नहीं। और उसके बाद देखिए ब्रिटिशर्स ने भी अपनी पॉलिसीज को चेंज किया था। तो फिर लगा कि अरे यार ये भी सिचुएशन काम की नहीं है, तो चलो इसमें कुछ और रिफॉर्म करते हैं। अब देखिए अगला रिफॉर्म क्या करेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा कि जो जब वर्ल्ड बनेगा तो सबसे पहले सिचुएशन किसकी होगी, सबसे पहले क्या होगा कि वर्ल्ड में होगी अनार्की यानी जंगल राज। सबसे पहले है एनार्की। एनार्की में सब लोगों ने कहा कि देखो ये सिचुएशन तो काम की नहीं है, चलो हम लोग एक कंसेंसस बना लेते हैं और हम लोग अपनी पावर एक एंटिटी को दे देते हैं। तो अब आ गई ऑटोक्रेसी। अब इस ऑटोक्रेसी में भी एक और मैकेनिज्म लाया गया। इस मैकेनिज्म में कहा कि देखो हम सब लोग अपनी अपनी पावर एक एंटिटी को दे रहे हैं, तो पावर किसकी है अल्टीमेटली, हमारी पावर है। तो अगर मैं आपको पावर दे सकती हूं तो हम आपसे पावर ले भी सकते हैं। तो एक काम करो, इस किंग को ऑटोक्रेट नहीं होने देना है, इसको एक डर बना के रखना है कि देखो ये चीज हमने आपको अपना ट्रस्ट दिया है, और अगर आप इस ट्रस्ट को मिसट्रस्ट में बदलते हैं तो हम उस पावर को ले लेंगे। तो ये काम कैसे होगा,
अगर मैं चेक एंड बैलेंस बना दूं, चेक एंड बैलेंस कैसे कि हम आपको करेंगे, कौन कौन किंग बनना चाहता है, तो लोग 4 लोग खड़े हो गए, अच्छा ठीक है चलो तुम लोग कॉम्पीट करो और हम सब लोग चुनेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गई बात, मेजॉरिटी विंस, कि ए बी सी सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग अपनी अपनी पावर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पावर देंगे किसको, यहाँ पे कुछ स्टेक होल्डर्स खड़े कर दीजिए। इन स्टेक होल्डर से कहिए कि जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया तुम क्या कर जाओगे, तुम बन जाओगे हमारे रूल मेकर। तो हम सब लोगों ने ए बी सी डी ई थे, तो सपोज करिए ए बी सी ने सबने अपना ट्रांसफर एक्स मिस्टर एक्स को कर दिया और डी ई ने अपना ट्रांसफर वाई को कर दिया। तो मेजॉरिटी किसकी, एक्स की। तो मिस्टर एक्स बन गए क्या आपके रूल, अब रूल बन गए हैं, रूलर बन गए हैं। अब क्या हुआ कि हो सकता है मिस्टर एक्स भी कभी ना कभी क्या बन जाए, ऑटोक्रेट। और अगर ऑटोक्रेसी आई तो ऑटोक्रेसी की अगर एक और स्टेप पीछे चले जाएंगे तो फिर से हम उस जंगल राज में पहुंच जाएंगे, एनार्की में पहुंच जाएंगे, और हमें एनार्की में ही तो जाने से बचना है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो एक काम करो, देखो मिस्टर वाई आप एक्स पे चेक एंड बैलेंस रखो। तो मिस्टर वाई क्या हो गए, अपोजिशन। अपोजिशन से कहा गया कि तुम बताओ कहाँ गवर्नमेंट गलत कर रही है, तुम बताओ और तुम हमें समझाओ कि यहाँ पे गवर्नमेंट गलत कर रही है, हम आपकी बात भी सुनेंगे। इसीलिए देखिए डेमोक्रेसी में एक होता है अपोजिशन, अगर एक पार्टी है तो दूसरा अपोजिशन। दूसरा हमने मिस्टर एक्स से कहा आप काम करो, हम एक रेगुलर इंटरवल के बाद आपको फिर से चेक करेंगे। और इंडिया में रेगुलर इंटरवल कितना रख दिया गया, 5 ईयर्स, कि 5 ईयर्स के बाद हम आपका इवैल्यूएशन करेंगे। अगर आपने हमारे ट्रस्ट के अकॉर्डिंग काम किया होगा तो आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम आपको फिर से हटा के कहां पे ले जाएंगे, जहां पे मिस्टर वाई है। तो ये सिचुएशन क्या हो गई, ऑटोक्रेसी के बाद डेमोक्रेसी। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो बच्चे ऑनलाइन है आप लोगों को समझ में आ रहा है? ज्योत्सना, अभिषेक, प्रतीक, आप लोगों को समझ में आया? तो सिचुएशन कहां से शुरू हुई, एक बार रिवाइज करा देते हैं। हाँ मोनार्की मतलब एक राजा, ऑटोक्रेसी मतलब राजा का बेटा ही राजा, राजा का बेटा ही राजा। ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट मतलब जो अपना रूल बना रहा है अपने मन से, आपसे पूछ नहीं रहा है। मोनार्क मतलब जैसे जो आपके अकबर हैं, ठीक है, तो हो सकता है अकबर कोई गुरु हो, कोई जैसे सपोज करिए चंद्रगुप्त का अमात्या होता था, उसे कंसल्ट कर रहा है। मोनो है, अकेला है, बट वही कर रहा है। ऑटोक्रेसी मतलब ऑटो, ऑटो जैसे हम कहते हैं ना कि ऑटो मोड पे ऐसे ही चल रही, तो अपने आप चल रही है। राजा का बेटा राजा अपने आप बनता जा रहा है, बात समझ रहे हो? और किसी के पास ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो देखिए हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की, कि शुरुआत होती है एनार्की से। एनार्की मतलब जो ज्यादा पावरफुल था वो छोटे वालों को सप्रेस कर दे रहा था। ऐसी सिचुएशन में किसी का भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो वो डेवलपमेंट हो जाए इसके लिए कुछ लोग साथ आते हैं और वो लोग फॉर्मेशन करते हैं स्टेट का। स्टेट तो बन जाता है, लेकिन अभी जो स्टेट था वो ऑटोक्रेट था, ऑटो पायलट मोड पे चल रहा था। तो अब ये ऑटो पायलट मोड भी हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने कहा कि नहीं हमें डेमोक्रेसी लानी है। तो 2 वे में हम चेक एंड बैलेंस करेंगे। एक, जो बंदा ऑपोजिशन में है तुम इसको देखो चेक करो, और दूसरा कि हम रेगुलर टाइम में फिर से आपको लेंगे। रेगुलर टाइम में अगर तुमने सही किया तब तो तुम रहोगे, और अगर तुम रेगुलर टाइम में अच्छा नहीं कर पाओगे तो हम तुमको क्या करेंगे, प्लक आउट कर देंगे, हटा देंगे। बात समझ रहे हैं यहाँ तक? तो कैसे डेवलपमेंट हुआ डेमोक्रेसी का, ये समझ में आया? अब जब डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट होगा तब बात आएगी किसकी, कानून की। ठीक, अब इसका मतलब ये था कि मिस्टर ए बी सी ने तो बोला कि हाँ एक्स को बनना चाहिए, पर डी ई ने तो नहीं कहा था ना। तो व्हाट अबाउट माइनॉरिटी? मान लीजिए कि मुझे आपने 2 तरफ आप लोगों के ग्रुप हैं, एक तरफ आप ऑफलाइन वाले बच्चे हो, एक तरफ ऑनलाइन वाले हो। मान लीजिए कि ऑफलाइन जो बच्चे हैं इनकी जो नंबर्स है वो ज़्यादा हैं, तो सब लोगों ने बोला कि सब लोगों ने मुझे अपना वोट दे दिया, अब मेरी सरकार बन गई JVIS में। जो बेचारे ऑनलाइन वाले इन्होंने अपना वोट नहीं दिया, ठीक है। अब मैं जब पढ़ाने आऊँ तो मैं बोलूँ वोट किसने किसने हमको दिया, इन्होंने, तो इनके वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उनके वेलफेयर के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और मुझे पता है अगली बार पे अगर मेजॉरिटी मेरे साथ रहेगी तो मैं फिर जीत जाऊंगा, फिर से मेरा काम होता रहेगा। तो व्हाट अबाउट माइनॉरिटी? और कहते हैं अगर आप लगातार 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 माइनॉरिटी को भी सप्रेस करेंगे तो रिवोल्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है ना। और इस तरीके से कभी भी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी, हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी। तो देखिए अबुल कलाम आजाद का स्टेटमेंट याद रखिएगा कि डेमोक्रेसी सस्टेन कब कर पाती है,
जब मेजॉरिटी की चॉइस हो। मेजॉरिटी की चॉइस मतलब जितने लोगों ने तो उन्होंने ही किसी एक को चुना है। और माइनॉरिटी की वॉइस हो, आवाज सुनी जाए, ठीक है। तो माइनॉरिटी की वॉइस कब बढ़ेगी? जब मेरे पास होंगे इंस्टीट्यूशंस जैसे मीडिया, इंस्टीट्यूशन जैसे सिविल सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन जैसे पार्लियामेंट, इंस्टीट्यूशन जैसे, और बताइए और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं? सोशल मीडिया इंस्टीट्यूशन मतलब जुडिशरी, जहां पे मेरी आवाज को सुना जाए। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़े करो, यानी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में एक बैलेंस बनाओ, तब वो सोसाइटी क्या होगी? एक डेवलप्ड सोसाइटी। तो बताइए इंडिया इज डेवलप्ड और इन द मैनर ऑफ डेवलपमेंट और इन द फेज ऑफ डेवलपमेंट, किसमें? फेज ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए देखिए माइनॉरिटीज की वॉइस को अक्सर आप देखते होंगे कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में आता रहता है। तो यहां तक तो जो कॉन्सेप्ट था वो था स्टेट कैसे बना, डेमोक्रेसी कैसे बनी, और जब डेमोक्रेसी आएगी तो गवर्नेंस आएगा। क्यों गवर्नेंस? क्योंकि हम लोगों ने क्या बना ली? अपनी एक गवर्नमेंट। अब इस गवर्नमेंट से कहा गया कि तुम क्या करो, हम सब लोगों के बिहाफ पे रूल बनाओ। तो जो गवर्नमेंट रूल बना रही है वो है लॉ। क्या बन गया? एक लॉ। अब देखिए लॉ बनने के बाद, लॉ बनना ही सब कुछ है या उसके बाद ही प्रोसीजर शुरू होता है? तो लॉ बन गया। सपोज करिए एक लॉ बना, आईएएस बनाओ योजना। अब आईएएस बनाओ योजना में बोल दिया गया बच्चों को पढ़ाएंगे ऐसे, ये करेंगे ऐसे, लेकिन सब कुछ वही है। बाबा भी क्या कहते हैं? करने से होता है, तो करना पड़ेगा। उस करने के लिए मुझे चाहिए दो बॉडी, एक इम्प्लीमेंटेशन। क्या आप करवाओगे कैसे? तो इम्प्लीमेंटेशन में चाहिए हमें इंस्टीट्यूशंस जो कराएं, और सेकंड अगर मैं गलत हो जाऊं तो मुझे चाहिए जुडिशरी जो कि चेक करे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ही आपने सब कुछ किया था कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने बात की गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का मतलब है लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन एज वेल एज लॉ का क्या करे? वो चेक करे कि कहीं पे लॉ इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है। अब एक बात ये भी सोचिए कि मान लो मैंने किसी को गवर्नमेंट बना लिया, आप लोगों ने मुझे मिलकर गवर्नमेंट बना लिया। अब मैं जो चाहूं वो कर लूं, जैसा चाहूं वैसा रूल बनाऊं, तो इसका मतलब हो गया पूरी लॉ एक पर्सन में ही क्या है? डिपेंड है। मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। अब फिर से क्या हो जाएगा? इज इट डेमोक्रेसी और इज इट ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी। तो अब क्या करना होगा? कुछ लोग साथ आएंगे जो अपने अपने जगह की का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जैसे याद करिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कुछ लोग आए जो प्रिंसली से थे, कुछ लोग आए जिनको कांग्रेस का सपोर्ट मिला था, कुछ आते हैं जो पीजेंट्स को कर रहे थे। मतलब अपने अपने जगह के रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको लोगों ने अपना अपना ट्रस्ट दिया, सब साथ बैठेंगे और बना देंगे एक रूल बुक। इस रूल बुक को ही हम क्या कह देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर हम क्या करेंगे? हम जो एबीसी एक साथ आए हैं, एबीसी अपने गवर्नमेंट को ये रूल बुक पकड़ाएगी कि देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। पहला तो तुम जीते हो चुनाव, तो तुम क्या हो गए? गवर्नमेंट। तो देखो गवर्नमेंट, तुम्हें रूल बनाना है हम लोगों के लिए, लेकिन विच शुड बी बेस्ड ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मेजॉरिटी की भी बात है, माइनॉरिटी की भी बात है। और दूसरा देखो मिस्टर वाई, आप क्या करो? मिस्टर एक्स को चेक करते रहो। मिस्टर एक्स अगर कहीं गलत होंगे तो अगली बार हम तुमको लाके बना देंगे। यानी यहाँ पे क्या एनार्की जैसी सिचुएशन है? नहीं। यहाँ पे क्या ऑटोक्रेसी जैसी सिचुएशन है? नहीं। और अगर हम सोचें अगर डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों हैं, तो मेजॉरिटी को भी सुना जा रहा है, माइनॉरिटी को भी सुना जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? एक इस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। और ये जो इस्टेब्लिश्ड इक्विलिब्रियम है इसी को हम कहते हैं गवर्नेंस। अब आपको समझ में आ रही है बात कि गवर्नेंस मतलब क्या? तो गवर्नमेंट हम जब बनाते हैं तो गवर्नमेंट कैसे काम करता है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगा, और कुल मिला के उसको क्या करना है? पीस को मेंटेन करना है, डेवलपमेंट को फोकस करना है, और क्या करना है? वेलफेयर में काम करना है। तो वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट है जिस वे में करेगी, जिस इंस्टीट्यूशन में करेगी, जिस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी, वही सारा कुछ हो जाता है गवर्नेंस। अब आपको समझ में आ रहा है गवर्नमेंट, गवर्नेंस, पॉलिटी, गवर्नेंस, इसमें डिफरेंस क्या है? और हम अभी तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि आगे पढ़ना क्या है। तो इसका मतलब आपको ये नहीं पढ़ना है कि आर्टिकल 163 में क्या है, आर्टिकल 121 में क्या है। वो किसका पार्ट हो गया? पॉलिटी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में था। अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन का यूज करके ये जो मिस्टर एक्स है आगे कैसे काम करेंगे, कैसे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे, कैसे इसका डेवलपमेंट करेंगे, वो सब हमें पढ़ना होगा किसमें? गवर्नेंस। तो आप जिसका पार्ट बनने जा रहे हैं, आप बनेंगे लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। तो आप गवर्नमेंट के पार्ट हैं
हैं, और गवर्नमेंट के पार्ट है तो आपको क्या करना होगा, गवर्नेंस, और वहीं से बात आती है गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, नाम सुने होंगे सबका। तो यहां तक तो आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए अच्छे से एकदम, मैं पूछूंगी तो बता लोगे। चलिए आप लोगों को समझ में आया प्रतीक और ज्योत्सना? यहां तक होने के बाद देखिए जरा हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज में क्या क्या समझा था कि देखिए क्या क्या डेवलपमेंट था, किस तरीके से डेवलपमेंट था, कि दुनिया में जो शुरुआत हुई है वो कैसे, एनार्की से, एनार्की के बाद ऑटोक्रेसी आई, ऑटोक्रेसी भी सही से नहीं चल रही थी तो लगा कि नहीं हमें क्या करना होगा, डेमोक्रेसी लानी होगी, और डेमोक्रेसी के 3 पिलर लाने होंगे, एक लॉ बनाओ, एक तुम लॉ इंप्लीमेंट करो, एक चेक करो। और लॉ बनाओ तो किस बेसिस पे, जो हम सब लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन के देंगे तो वो होगा रूल बुक, रूल बुक बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के बेसिस पे आपको काम करना है, ठीक। ऑटोक्रेसी मतलब कि जो है हमने बनाया तो था लेकिन उसको रूल बुक नहीं दी थी, जैसे चाहे वैसे। जैसे अकबर जो है बन तो गया था राजा, लेकिन लॉ बना भी वही रहा था, इम्प्लीमेंट भी वही कर रहा था। तभी तो देखिए जब अकबर था तो मैंने बताया ना कि ब्राह्मण है तो मंत्र फूंक दो, और शूद्रा है तो पिघली हुई आप ग्लास डाल दीजिए उसके कान में। लेकिन अगर अभी के टाइम में हम बात करें, अगर चोरी कोई ब्राह्मण करेगा, मान लीजिए चोरी मोदी जी करते हैं तो भी वही सजा है, और चोरी हम आप करते हैं तो भी वही पनिशमेंट है, और चोरी अगर मुकेश अंबानी करेंगे तो भी वही, मतलब सब लॉ इज सेम फॉर ऑल, जिसको हम कहते हैं सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इक्विटी। और इक्विटी या इक्वालिटी इसका एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुआ, आर्टिकल 14 याद होगा आपको। अब जो आर्टिकल 14 उसके बाद फिर 15 अभी रिजर्वेशन वगैरह भी है उसमें बताते हैं इसमें क्या उसका प्रोसीजर था। यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं, ये समझ में आई कि व्हाट इज गवर्नेंस बेसिकली, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर अब मुझे कौन बताएगा कि व्हाट डू यू पीपल अंडरस्टैंड बाय गवर्नेंस, अब आपने क्या समझा गवर्नेंस से। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे, हालांकि देखो वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, सब लोगों ने गवर्नेंस को अपने अपने मैनर में डिफाइन किया है कि उनके हिसाब से गवर्नेंस ये है, किसी के हिसाब से गवर्नेंस ये है। तो कुल मिला के आपने क्या समझा, व्हाट इज गवर्नेंस। ऑनलाइन में भी बताइए, व्हाट डू यू पीपल अंडरस्टैंड बाय गवर्नेंस, गवर्नेंस आपने क्या समझा, किसको कहेंगे गवर्नेंस, आप बताइए। कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, विच जिनको कुछ करना भी तो होगा, एक एक करके देखिए। आपने कहा कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, वो तो अकबर के भी टाइम में था, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन जो डेमोक्रेसी को भी सस्टेन करे। डेमोक्रेसी मतलब मेजॉरिटी की वॉइस, माइनॉरिटी की मेजॉरिटी की चॉइस, माइनॉरिटी की वॉइस। चलिए आप बताइए। लॉस को बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है और उसको चेक करती है कि मेजॉरिटी की चॉइस पे रहे और की वॉइस पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और उनको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हम लाएंगे इलेक्शन, और क्या लाएंगे, अपोजिशन। इसके अलावा वेरियस इंस्टीट्यूशन जैसे मीडिया, जुडिशरी, मैंने आपको बताया, ठीक। अब अगर समझे क्या ये जो वर्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का, ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है, ये अभी के काम में आ रहा है जो हम और आप पढ़ रहे हैं सिविल सोसाइटी और ये सब अभी अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में। तो देखिए ये जो वर्ड है गवर्नेंस, ये नया नहीं है। आपको याद होगा मौर्यास के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा। मौर्यान्स का जो पूरा रूल था वो बेस्ड था अर्थशास्त्र पे, रिटन बाय कौटिल्य। तो कौटिल्य ने अपने टाइम में बोला था कि देखो हर किंग को गवर्नेंस फॉलो करनी चाहिए। क्यों? उसने बोला कि देखो जो प्रजा है, प्रजा मतलब मास के वेलफेयर में ही किंग का वेलफेयर है। अगर मास का वेलफेयर नहीं हो रहा है तो किंग का वेलफेयर नहीं हो रहा है, और अगर किंग का नहीं हो रहा तो फिर स्टेट भी ग्रो नहीं कर रहा है। इस तरीके से कभी भी क्या हो जाएगा, स्टेट खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बात की थी कि हमें गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नेंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और आपको याद होगा उन्होंने एक थियरी दी थी जिसका नाम था साप्तांग थियरी, है ना, कि जो आपका स्टेट है वो 7 प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि भाई कोई रूल बना रहा है, कोई अमात्य है, कोई न्यायिक है, कोई रजुक है। ये सब पढ़ा होगा आपने एंशिएंट हिस्ट्री में। तो बेसिकली अगर हम आपसे पूछें गवर्नेंस की शुरुआत अगर इंडिया में ट्रेस की जाए तो कब से आप ट्रेस कर सकते हैं, ड्यूरिंग द मौर्यन फेज। उस समय चाणक्य ने बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट गुड और बैड, अब देखो गुड और बैड का क्या मतलब हुआ। जैसे मैंने बोला अकबर
अकबर बन तो गए, गवर्नेंस तो बना रहे हैं ना, लेकिन उसमें क्या माइनॉरिटी की वॉइस है? नहीं। क्या उसमें ये बात है कि हम रूल बुक के हिसाब से काम करेंगे? नहीं। तो हम गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन करें तो कब हम कहेंगे गवर्नेंस तो है, पर ये गवर्नेंस गुड कब होगी? जब गवर्नेंस में ये सारे फीचर्स होंगे। पहला फीचर कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। अभी एक एक वर्ड को हमें डिकोड करके पढ़ना है गवर्नेंस में, और यही आपके, अगर ये गवर्नेंस का जो सिलेबस है ये आपके एथिक्स में यूज होता है, ये आपके जीएस पेपर 2 का तो बहुत कोर पार्ट है। जितनी अच्छी आपकी इसकी समझ होगी उतना अच्छा आप आंसर राइटिंग कर पाओगे, क्योंकि कुल मिला के आपको किसका पार्ट बनना है? गवर्नेंस ही तो करनी है, ठीक है। तो कब जो है आपका गवर्नमेंट अच्छा होगा? जब गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, participatory, consensus oriented, rule of law based, effective and efficient, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। जब ये सारे फीचर्स होंगे, यानी ये जब 7 फीचर्स होंगे, तब बनने वाली गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस होगी, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज गवर्नेंस तो है बट वो गवर्नेंस नहीं है जो कि कोई डिजायर करे। बात समझ रहे हो? तो चले आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया? Implementation of laws and fair social justice delivery in people through their collective participation. Very good प्रतीक। अब देखिए, अगर हम बोले मेन पिलर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, जो गुड गवर्नेंस के मेन पिलर्स क्या हैं, तो कोई कमरा कितने पिलर्स पर टिका होता है? 4। देखिए ये जो आपका गुड गवर्नेंस है ये 4E पे बेस्ड है। 4E मतलब 4E पे बेस करें तो हमारा गुड गवर्नेंस होता है, ठीक। पहला है इथोस, दूसरा है एथिक्स, तीसरा है इक्विटी, और लास्ट है आपका एफिशिएंसी। अगर मान लो कुल मिला के क्या था, हम लोगों ने भी डिस्कस जो किया वो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के 2 पार्ट। मान लीजिए कि एक बैड है जो कि उस तरीके से नहीं है जो कि हमें डिजायर है। दूसरा अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है? इफेक्टिव एफिशिएंट वे में उन्हीं चीजों को डेवलप करना जैसे जो वो 7 ट्रेट थे। तो वो कब गुड होगा? जब उस गवर्नमेंट में, उस गवर्नेंस में ये 4E ये पिलर्स इसके मजबूत होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इथोस, इथोस से आप क्या समझते हैं? मतलब इथोस का मतलब होता है सर्विस टू द सिटीजन। अब देखिए 2 वर्ड आपने सुना होगा, एक वर्ड है पीपल, एक वर्ड है सिटीजन। याद करिए जरा प्रियम्बल को। प्रियम्बल की इनिशियल लाइन है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या वहां पे कहीं ये लिखा वी द सिटीजन ऑफ इंडिया? नहीं। और जैसे याद करिए पार्ट 3 जैसे वहां पे है फंडामेंटल राइट, वो जो फंडामेंटल राइट है, दो फंडामेंटल राइट्स इज अवॉर्डेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो क्या लिखा? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये तो नहीं लिखा ना हम भारत के नागरिक, है ना, ये तो नहीं लिखा है। तो इसका मतलब ये है, इथोस का मतलब है सर्विस टू द सिटीजन। अब जरा मुझे सोच के बताइए, पॉलिटी पढ़ ली होगी और नहीं पढ़ी तो अपने से तो पढ़ी है, प्रियम्बल तो पढ़ा ही है। ऐसा क्या रीजन है? प्रियम्बल बात करता है पीपल की पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है सिटीजन की। Why there is a difference between, what is the difference between people and citizen? क्वेश्चन नंबर 1 कि people और citizen में डिफरेंस क्या है? पहला। दूसरा, ऐसे क्या रीजन आपको लगता है कि क्यों नहीं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उन्होंने प्रियम्बल में भी ये लिख दिया वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों, एंड वी द सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों नहीं? पहला तो यही कि पीपल और सिटीजन में डिफरेंस क्या है। दूसरा कि प्रियम्बल में वर्ड पीपल क्यों नहीं डाला, मतलब पीपल डाला गया, सिटीजन क्यों नहीं डाला गया। तब ये आप और अच्छे से समझ में पाओगे कि इथोस मतलब होता है सर्विस टू द सिटीजन्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड सिटीजन? एनी वन ऑफ यू? एंड ऑनलाइन में भी प्लीज आंसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड सिटीजन? प्रतीक, अभिषेक, यस प्लीज, गुंजन बताइए। तो उससे ये तो आपने डिफरेंस बता दिया, मतलब पीपल एज अ होल इन द सेंस नहीं। अगर इसको बाद में किसी और कंट्री के इसको
यहाँ का पार्ट 20 है। और सोचिए, और सोचिए, व्हाट इज द, आप क्या फाइंड कर पा रहे हैं? अच्छा एक बात और बताओ मुझे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, प्रियम्बल को पहले जोड़ा गया था या प्रियम्बल को लास्ट में जोड़ा गया था? लास्ट में। लास्ट में क्यों जोड़ा गया था? सिंक्रोनाइज रहे, कि जो बातें अंदर लिखी है उसके साथ सिंक्रोनाइज रहे। याद करें, इसका मतलब हिस्ट्री रिवाइज नहीं हो रही है। जब इंडिया बना तो जो इंडिया का डेमोग्राफी था, आज क्या वही डेमोग्राफी है? डेमोग्राफी में आप चेंज देखते हैं, चेंज देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब उस टाइम इंडिया बना था, आपने नाम सुना होगा गोवा, माहे, पौंडीचेरी, क्या उस समय इंडिया के पार्ट थे? नहीं। तो जैसे ही मैंने बोला कि मैं अपने सिटीजन को दे रही हूँ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल उनकी ड्यूटी है, उनको जो है आपके किसका प्रॉपर्टी का राइट है। इसका मतलब अगर कल भी आपको बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड फैसिलिटी। दोनों एकदम एक जैसे वर्ड लगते हैं पर दोनों में डिफरेंस है। राइट अगर मिल गया तो अगर मैं अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ, इन दैट कंडीशन मैं अप्रोच कर सकती हूँ जुडिशरी को। अब फंडामेंटल राइट में पढ़ा होगा कि अगर आप फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि नहीं? बट इन दैट केस सोचिए जरा कि अगर हम बोल देते वी द पीपल की जगह वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, या वहां पे पीपल नहीं लगाते, तो पहली बात हमें नहीं पता था कि बाद में आने वाले टाइम में हमारी कोशिश चल रही थी कि हम गोवा को भी ले लें, हम कश्मीर को भी ले लें, जूनागढ़ का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इन सब का एनेक्सेशन, इन सबको इंडिया की टेरिटरी में बाद में लाया गया है। इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले टाइम में गिलगिट बाल्टिस्तान अगर ये भी इंडिया के पार्ट हो जाते हैं तो पहले आप पीपल रहते हैं, उसके बाद हम आपको क्या देते हैं? सिटीजनशिप। जैसे सिटीजनशिप मिलती है तब आप बनते हैं सिटीजन। पहली बात, अगर हम सबको उस समय मतलब फंडामेंटल राइट में लिख देते कि लोगों को अधिकार है, लोगों को अधिकार है, तो इसका मतलब कि जूनागढ़ का भी कोई बंदा बोल दे हमें दे दो और फिर उसके बाद जूनागढ़ में मिल जाए, गोवा का बंदा बोल दे हमें दे दो और फिर जूनागढ़ में मिल जाए। तो इससे इसका मतलब यह है कि जब गवर्नमेंट आपको कुछ देगी तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, तो हम उन्हीं लोगों को देंगे जो हमारे सिटीजन्स हैं। लेकिन कल को अगर एनेक्सेशन होता है, कल को कोई और टेरिटरी हमारी पार्ट बनती है, तो ऐसा ना हो कि उसको ये लगे कि हम तो इंडिया के हैं ही नहीं, एलियन ना महसूस हो। इसीलिए वर्ड लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हम लोग हैं। जो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहा है वो हम बनाने वाले हैं, हमें ही इसको करना है। तो वो जो पीपल जब सिटीजन बन जाएगा तो उसको सारे एक्सरसाइज राइट्स मिल जाएंगे, ड्यूटी सब कुछ मिल जाएगी। जब तक आप उस प्रोसीजर में हैं तब तक आप पीपल हैं। इसीलिए देखिए प्रियम्बल बात करता है किसकी? पीपल की। और जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है वहां शुरुआत हो जाती है सिटीजनशिप की। क्लियर हुआ? तो देखिए इथोस, इथोस मतलब है सर्विस टू द सिटीजन। अब जैसे वर्ड आता है सर्विस, हम कहते हैं आपको क्या लेनी है? गवर्नमेंट सर्विसेज। एक एक वर्ड का मतलब समझिए। ह्यूमैनिटीज की क्लास तब ज़्यादा अच्छी होती है जब हमें वर्ल्ड का मतलब समझ में आए, और एक एक वर्ड का जब मतलब समझ में आएंगे आप कैसे अच्छा आंसर नहीं लिखोगे, लिख के लोगे, बहुत अच्छा लिखोगे। बस जरूरत होती है हमारी जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब हमने पॉलिटी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है, ठीक है। पॉलिटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में है, क्या का ड्यूटी क्या है, वो आपसे बेहतर कोई लॉयर जानता होगा। तो अगर यूपीएससी को लॉ वाले पर्सन चाहिए होते ना तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को अप्रोच करती। इसका मतलब उनको एक अवेयर्ड सिटीजन चाहिए जिसको सब कुछ पता है। समथिंग अबाउट एवरीथिंग इज ऑल अबाउट सिविल सर्विसेज। इसीलिए समझिए एक एक वर्ड को कहते हैं ना डी कोड करके समझो, और जब डिकोड कर लेंगे तो फिर कोई चीज़ टफ नहीं रह जाएगी। इसीलिए हमें पॉलिटिक्स नहीं पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। बात समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ठीक। तो जरा अगर मैं आपसे बोलूँ कि अभी आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बताएंगे गवर्नमेंट सर्विसेज। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विस? व्हाट इज सर्विस? बताइए जोर से। स्टूडेंट मतलब स्टेट वेलफेयर करेगा अपने सिटीजन के लिए, तो आपको क्यों ले? आप भी तो कल को बनेंगे ना गवर्नमेंट। अगर सर्विस करेंगे तो गवर्नमेंट सर्वेंट, नाम होता है सिविल सर्वेंट। क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना सिविल सर्वेंट। सिविल सर्विसेज सीएससी का फुल फॉर्म, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन।
तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्विस देन? So this is the role of civil services. I am asking only about services. What is services? Services मतलब to serve. And to serve according to whom? जैसे आपके घर में कोई मेड आती है तो वो मेड क्या कर रही है? सर्व ही तो कर रही है. बट जब वो सर्व कर रही है तो क्या उसमें उसकी विल होती है, आपकी विल होती है? मान लीजिए कोई मेड आई, उसका विल है कि झाड़ू लगाएंगे, आज हम पोछा नहीं करेंगे, इसका विल है. लेकिन हम वहां पे बताते नहीं, देखो आपको क्या करना है, डस्टिंग करनी है, ये साफ करना है, ये भी क्लीन करना है, और आपके जो बर्तन गंदे हैं वो भी करना है. इसका मतलब यू हैव टू सर्व अकॉर्डिंग टू द नीड हु हैज गिवन यू दैट सर्विस. तो सो इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट, अगर आप सिविल सर्विसेज बनने वाले हैं, सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, इसका मतलब है काम आपको भी करना होगा, बट नॉट एज पर योर चॉइस, एज पर द चॉइस ऑफ गवर्नमेंट. अब जब जैसे हमने बोला गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डजंट मीन कि मोदी जी के हिसाब से करना है. गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के हिसाब से करना है. और पार्लियामेंट के मतलब कि जो रूल बन गया, और जब रूल बनता है तो आपको पता है अपोजिशन भी वोट देता है. पॉलिटी में पढ़े होंगे, वोट पड़ता है तब कोई बिल पास होता है. बिल पास होने के बाद क्या बनता है? एक्ट. और उस एक्ट को ही आपको इम्प्लीमेंट कराना है. तो उस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी काम होगा वो एज अ सिविल सर्विसेज आपको करना है. पर इसका मतलब जब केस स्टडी लिखेंगे और केस स्टडी में पूछता है ना, केस स्टडी तो देखा होगा कि आप कहीं के आईपीएस अपॉइंटेड हैं, किसी पेट्रोल पंप में चोरी हो रही है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो फिर हमें लगता है हम तो आईपीएस हैं और हमारे अंदर सिंघम है, तो हम ऐसे ऐसे कर देंगे, जाके कूद जाएंगे, उसको ऐसा ऐसे लड़ा देंगे. ऐसे में क्या होता है? मर्डर हो जाता है आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर्स का भी. इसका मतलब रूल को, लॉ को आपको अपने हाथ में नहीं लेना है. अकॉर्डिंग टू लॉ जो काम होगा वो आपको इम्प्लीमेंट करना है. किसी ने बोला कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप में जो शॉपकीपर है वो चोरी कर रहा है, मिलावटी तेल दे रहा है, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस कंडीशन का मतलब ये थोड़ी कि पहुंच जाएंगे वहां पे लड़ने, आओ हम आ गए, जिले लाई अकबर शहंशाह, ये तो नहीं करोगे ना. इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू द लॉ जो होगा वो आप करोगे. इसलिए जब भी कभी आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया हो किसी गवर्नमेंट दफ्तर में जाके, तो ऐसा थोड़ी था कि गवर्नमेंट विड्रॉ कर देती है, खत्म कर देती है. गवर्नमेंट क्या करती है कि ठीक है, दो प्रोसीजरल कार्रवाई करेगी. तो इसका मतलब गवर्नेंस अगर बेस्ड होगी तो पहला क्या है? इथोस यानी सर्विसेज ऑफ द सिटीजन. और जैसे हम कहते हैं सर्विसेज ऑफ द सिटीजन, तो सर्विस अकॉर्डिंग टू लॉ, service according to law. And to whom you have to serve? Do you have to serve people of the world? Do you have to serve people of India? Do you have to serve masses? You have to serve only and only citizens. और citizens मतलब citizen कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 5 से 11, यानी as per 5 and 11 जो लोग आ रहे हैं उनको सर्व करने की जिम्मेदारी किसकी? गवर्नमेंट की. ठीक है, तो पहला हो गया इथोस. दूसरा आपने ये तो खूब पढ़ा होगा, एथिक्स. व्हाट इज एथिक्स? व्हाट इज एथिक्स? अब ये भी तो सब्जेक्टिव है. सपोज मैं एक पर्सन हूं, मैंने बोला हर दिन मुर्गा खाना, चिकन खाना, ये लॉ है. कैसा खाना है? तुम लोग क्या यार, घास फूस, ये भी कोई खाना है? साग, हरी पत्ती सब्जी. हम बोले कि तुम इंसान नहीं, खरगोश हो, खरगोश, शेर बनो, क्या खाओ? बकरा, मीट, मटन. दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू मी. आपने बोला राइट मतलब पनीर खाओ, शुद्ध शाकाहारी रहो. अपने पेट को मैं कब्रिस्तान क्यों बनाऊं? सारी इसमें लाशें ही लाशें पड़ी हैं, पता नहीं कितने चिकन्स की हड्डियां फैली हुई हैं, भटक रही उनकी आत्माएं पेट में. So that is right as per you. So when I talk you about ethics, तो आपने कहा the difference between right and wrong is ethics. तो right and wrong भी तो एक, अगर मैं आपसे पूछूं या अगर आप ब्रिटिशर्स हो, तो ब्रिटिशर जो इंडिया में कर रहे थे उन्होंने क्या बोला था? Why it's man burden. ये तो हम अंग्रेजों पे क्या है, एक बर्डन है, हम तुम लोगों को क्या कर रहे हैं? टिकट सिखाने आए, सभ्य बनाने आए हैं. तो अकॉर्डिंग टू देम, whether they are right, whether they were right, they were right.
वो तो कहते हैं हम सभ्य बना रहे, इनको कुछ आता नहीं है, सांप सपेरे वाले देश है, सांप बीन बजाते हैं, सांप को नचाने वाले हैं, हम तुमको सिखा रहे हैं। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया इज बेस्ड ऑन जजमानी। व्हाट इज दैट जजमानी? जजमानी सिस्टम व्हाट इज दैट? हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें मोटा अनाज खाना था तो मोटा अनाज खा रहे हैं, हमें कॉटन पहनना था तो हम कॉटन पहन रहे थे। वेदर वी आर आस्किंग कि और हमें सभ्य बनाओ, हमें एटिकेट सिखाओ, नहीं। तो वी आर राइट और रॉन्ग? वी आर ऑल्सो राइट। अब इन दोनों राइट की टसल में ओरिजिनल राइट कौन है? या रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, रशिया ने बोला कि हम वी आर सपोर्टिंग, जैसे वन चाइना है ना, वैसे वी आर सपोर्टिंग दैट यूएसएसआर, मुझे फिर से यूएसएसआर लाना है, वन रशिया बनाना है। रशिया सही है? सही है कि नहीं? रशिया के अकॉर्डिंग सोचिए। अगर यूक्रेन का कहे तो यूक्रेन ने बोला हमें यूएसएसआर का पार्ट नहीं बनना है, एज पर 1991 यानी 1991 के हिसाब से हम अलग हो गए थे, अब हमें तुम्हारा पार्ट नहीं बनना है, हमें नेटो में ही मिलना है। यूक्रेन सही है कि गलत? सही है। अब ऐसे में ज्यादा सही कौन? किसको कहेंगे एथिक्स? ऐसे में एथिक्स कहाँ गई? फिर आप वो भी सही वो भी सही, तो फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। किसको हम कहेंगे कि फिर यही सही है? रशिया सही, यूक्रेन सही? चलिए, ये क्या बता रहा है? स्टमक पे भी जीएसटी लगेगा अब अगर डेड बॉडीज हैं तो। अच्छा चलो बताओ। सोचिए, गलत बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोच के बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं रशिया सही कि यूक्रेन सही, तो फिर तो ये फिर से वही हम एनार्की वाली सिचुएशन में पहुंच गए। एनार्की में क्या था कि पावरफुल वाला विन करता है, बड़ी मछली छोटी वाली को खा लेती है। यानी रशिया अगर पावरफुल है तो उसने छोटी मछली यूक्रेन को खा लिया। तो फिर से हम किससे पहुंच जाएंगे? जंगल राज, एनार्की। और हम तो आए थे एनार्की से ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब इसीलिए अगर रशिया को आप क्रिटिसाइज करेंगे तो किस बेसिस पे? कि आपने वॉयलेट किया है क्या? ह्यूमन राइट्स। तो अगर आपने ह्यूमन राइट्स वॉयलेट किया है तो दैट इज नॉट राइट। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एथिक्स? राइट को चुनना और गलत को छोड़ना ही अगर एथिक्स है तो राइट क्या है? जोर से बोलिए। मोरल वैल्यूज, फिर वही मोरल वैल्यूज भी वही बात है। गांधी के लिए मोरालिटी कुछ और है, सुभाष के लिए मोरालिटी कुछ और है। सुभाष ने बोला था क्या कि जापान से को मिलाओ और सप्रेस कर दो यहीं से ब्रिटिशर्स को। गांधी ने बोला था धरासना, याद करिए, जो नमक बना रहे थे धरासना में लोगों को मार पड़ रही थी और गांधी बोलते थे नहीं मार खाओ, और तुम क्या करोगे? बोलोगे नहीं कुछ, मार खा के आ जाओ। दैट इज राइट अकॉर्डिंग टू गांधी एंड दैट इज राइट अकॉर्डिंग टू सुभाष। देन व्हाट इज राइट? अगेन वही रशिया यूक्रेन वाला वॉर। तो राइट इज व्हाट? अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें या हम डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में बात करें तो राइट विच सपोर्ट्स ह्यूमैनिटी, right which supports equity, right which support what? Citizenship, right which support human rights, right which support equal number, मतलब equal representation of the people, right? तो जितनी भी आपने फंडामेंटल राइट में चीजें पढ़ी हैं तो वो सब क्या है? कुल मिला के राइट बेस्ड सोसाइटी बनाने की। यानी राइट मतलब रूल ऑफ लॉ, राइट मतलब जहां पे मेजॉरिटी की बात अगर सुनी जा रही है तो माइनॉरिटी की भी वॉइस को उतना ही हमें, अगर कोई सेक्शन पीछे छूट रहा है तो हम लाएंगे अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी, मतलब आर्टिकल 15 क्लॉज 5, यानी विमेन अगर छूट रही है तो विमेन को दे दो रिजर्वेशन। अगर चाइल्ड कहीं उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो चाइल्ड राइट। अगर कोई अनटचेबल है तो आर्टिकल 17। अगर कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आर्टिकल 18। मतलब क्या दे रहे हैं आप उसको? टाइट वो देते हैं ना, भारत रत्न का ऑनर दे रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है तो हर किसी को दीजिए एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट, आर्टिकल 21। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एथिक्स? तो एथिक्स बेस्ड ऑन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? मतलब गवर्नमेंट तुमने जो किया, मोदी जी बोले कि हमने इतने दिए, क्या कहते हैं ना, हमने इतने 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर दिया, मेक इन इंडिया ला दिया, स्टार्टअप इंडिया ला दिया। तो देखिए विपक्ष क्या कहता है कि ठीक है सब कुछ लाए हो तो ले आओ एक आउटकम बजट। व्हाट इज आउटकम बजट? इकोनॉमी में पढ़े होंगे। एक आउटकम बजट किसको कहते हैं?
मतलब अगर सरकार, बताइए, बता रहे हैं क्या, बताइए। नहीं, उसको हम कहते हैं लाइन आइटम बजट। मतलब सरकार बोले 100 स्कूल बनाना है, 500 बच्चों को नौकरी देनी है, ये हो गया आपका बजट एलोकेशन। जब बजट एलोकेशन हो जाएगा तो मैं देखूंगी कि ठीक है, तुमने स्कूल खोला, बच्चे पढ़ रहा है क्लास 5th तक, ठीक। अब मैं देखो कि 5th क्लास के बच्चे को जितनी नॉलेज होनी चाहिए उतनी नॉलेज उस बच्चे को है कि नहीं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज आउटकम। पैसे खर्च करने से मतलब नहीं, जैसे आपके पापा आप पे अभी जो खर्चा कर रहे हैं वो दैट इज लाइन आइटम, तैयारी हो रही है। फिर वो चेक करें कि 1 साल की तैयारी हो गई, 1 साल में सौम्या पांडे रैंक 4, 1 साल में टीना डबी रैंक 1, 2 साल में क्या नाम है, श्रुति शर्मा रैंक 1। तो 1 साल 2 साल इनका भी हो गया, देखे जरा आपको कितना आता है। तो उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज आर्टिकल 14, जरा मुझे अकबर के बारे में बताओ, व्हाट इज राजपूत पॉलिसी। अब आप वही हैं कि राजपूत ठीक ठाक लोग तो थे, मतलब लड़ते उड़ते थे, ऐसा था। तो दैट इज व्हाट, आउटकम 0। मतलब आप पे खर्चा, इनपुट ज्यादा, आउटपुट खत्म। तो व्हाट इज आउटकम, आउटपुट कितना निकला। आप 2 घंटे बैठे हैं क्लास में, आपने सीखा कितना। और अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो मतलब सिर्फ इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट है। अदरवाइज वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट है, ठीक है। तो पहला हो गया इथोस, दूसरा हो गया एथिक्स, और ये एथिक्स होना चाहिए आउटकम पे। और दूसरा ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि गवर्नमेंट, आप जब भी हमने अपना ट्रस्ट दिया है ना सरकार को, तो हम जब चाहे सरकार को चेक कर लें कि सरकार आरटीआई भेज रहे हैं, बताओ कितने रोजगार दिए, तो सरकार हमें बताए। सरकार खुद से ट्रांसपेरेंट बने, जैसे मन की बात खुद ही आके बता रहे हैं। हालांकि उसको भी आप ट्रांसपेरेंसी कितना ही कहोगे, मन की बात कहते हैं, सुनते तो है नहीं। हमारे भी तो मन की बात सुनो। जैसे अगर किसी आम आदमी ने बोला कि मोदी जी बताओ हम लोगों को पढ़ाई कब दोगे, शिक्षा कब दोगे, एजुकेशन कब दोगे, तो उन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान को मारेंगे। हमने बोला हमें एम्प्लॉयमेंट कब दोगे, तो उन्होंने बोला पाकिस्तान को घर में घुस के मारेंगे। तो मतलब हम सारी चीजों को हम क्या करिए, आप डेविएट कर दीजिए। अब ये नहीं कि हम मोदी के विरोध में आपको बता रहे हैं, बस आई एम जस्ट टेलिंग यू कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करती है। जो ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि जब मैं चेक कर सकूं, ट्रांसपेरेंसी जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्टन लगा है, इधर और उधर हम जब चाहें तब देख सकते हैं ना। तो मान लीजिए अगर मैं ना देख पाऊं तो मैं आपसे पूछ लूं अरे उधर क्या है, तो आपने मुझे खट से बता दिया, और बाकी सब मुझे सेल्फ दिख रहा है, मिरर फीलिंग। तो इसको हम कहते हैं गवर्नमेंट उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, मुझे इन्फॉर्मेशन मांगनी भी नहीं पड़ रही है और सब कुछ मुझे सरकार से मिल जा रहा है। तो बात समझ में आ रही है आपको, पहला है एथोस और दूसरा है एथिक्स। आई होप आई एम क्लियर नाउ। प्रतीक, अभी जो आप पूछ रहे हैं ये सारा, ये तो अभी सिर्फ हमारा वो चल रहा है इंट्रोडक्शन। ये जो आप सोशल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे वो सारा तो आपके फर्दर लेक्चर्स में कराना ही है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है इक्विटी। 2 वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड है इक्वालिटी और एक वर्ड है इक्विटी। हम कहते हैं इक्विटी बेस्ड सोसाइटी। व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज इक्वालिटी। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज करो कि मेरी शादी होती है एक पहलवान से, ठीक है। 2 बच्चे होते हैं, जो भगवान ना करे ऐसा हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर एन एग्जांपल ओनली, ठीक है। 2 बच्चे होते हैं, दोनों माल न्यूट्रिशन का शिकार है, खाना नहीं खा पा रहे हैं, खा लेते हैं तो पचा ही नहीं पा रहे हैं। कोई आया, उसने मुझे 8 चपाती दी कि तुम 4 लोगों के लिए ये 8 चपाती है। अब पहली सोसाइटी है इक्वालिटी की सोसाइटी, और इक्वालिटी के हिसाब से सबको बराबर बराबर, यानी मुझे 2 चपाती, पहलवान पति को 2, और 2 माल न्यूट्रिशन वाले बच्चों को भी 2-2। अब देखो, अगर पति पहलवान है तो 2 रोटी में काम चलेगा नहीं, और जो बच्चा माल न्यूट्रिशन है 1 साल 1.5 साल वाला, उसको तो एक आधी रोटी चाहिए। उसको मिली कितनी है, 2। अब मेरे जैसा बंदा जो डाइट पे है, स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल, मुझे भी चाहिए 1, मुझे मिली कितनी है, 2। तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको बराबर बराबर दे देना, और इक्विटी का बेस मतलब होता है एज पर द नीड। तो यानी हमें सोसाइटी को इक्वालिटी नहीं,
इक्विटी में ले जाना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड, तो उसको हम कहेंगे सोसाइटी इज बेस्ड ऑन इक्विटी। यानी सबको अगर 2-2 रोटी नहीं देनी है, पहलवान पति को आप 6 दे दो और बाकी सबका डिस्ट्रीब्यूशन 2 में 1 मुझे दे दो, तो कितना बचा? आधा आधा उनको दे दो जो कुपोषित है। तो दैट दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विटी, यानी ट्रीटिंग ऑल सिटीजन्स अलाइक विद एम्पैथी। देखो 2 वर्ड आपने सुना होगा, सिंपैथी, एम्पैथी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? आपके जीएस पेपर 4 में सिंपैथी लिखा है या एम्पैथी लिखा है? एम्पैथी लिखा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? पिटी फॉर देम, कि हाँ बेचारा, हाँ। इम्पैथी, सिंपैथी का मतलब होता है जैसे मैंने देखा कि बेचारे गवर्नेंस नहीं आती तुम लोगों को, अरे यार। इम्पैथी मतलब मैं सोचूं कि क्या ऐसा कर दिया जाए कि इससे इनका अपलिफ्टमेंट हो जाए। तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपका काम सिंपैथाइज नहीं करना है कि यार देख ले, अरे बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अरे जाए करो। आपका काम है इम्पैथी ले आना। इम्पैथी मतलब कि अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, हम क्या करें? मिड डे मील, ICDS, आशा वर्कर्स, सुने इन सबका नाम, कि ये सारी चीज ला दें ताकि बच्चे में क्या हो जाए? माल न्यूट्रिशन खत्म हो जाए। ये सारी स्कीम समझ में आ गई? तो पहला, गुड गवर्नेंस कब आएगी? जब इथोस होगा, एथिक्स होगा, इक्विटी होगी और एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का अगर क्लासिक एग्जांपल देखें तो आप जुडिशरी से कनेक्ट करेंगे। क्या जुडिशरी ने लॉ देना छोड़ दिया है? देती है ना अभी भी लॉ, पर हम एक फ्रेज सुने हुआ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने देखा सलमान खान का केस, पूरी दुनिया कहती है कि हाँ इन्होंने क्या किया है? किल किया है, लोगों को का मर्डर किया है। क्या लगता है आपको जो जज होंगे उनको नहीं पता है कि इन्होंने मर्डर किया कि नहीं किया? इसका मतलब आप सोसाइटी में ऐसे ही और 4 लोगों को खड़ा करना चाहते हैं कि आप आओ और लोगों को किल करो। सुना होगा आपने निर्भया केस के बारे में। निर्भया केस जब हुआ, क्या जो कल्प्रिट्स थे उनको तुरंत पनिश किया गया था? नहीं, जिंदा रखिए उसको, ताकि उस बीच में क्या रेप के इंसिडेंट्स खत्म हो गए इंडिया में? नहीं, उतने हीनियस क्राइम इंडिया में कभी खत्म हुए? अभी भी चल रहा है। इसका मतलब आपने एफिशिएंसी नहीं लाई। अगर आप तुरंत ला देते तो शायद वो सारी चीजें रुक जाती। इसका मतलब 2 वर्ड है, एक है रिएक्टिव, एक है प्रोएक्टिव। मतलब कोई समस्या आएगी तो मैं काम करूंगा, तो दैट इज रिएक्टिव। मतलब हम आपसे बोलेंगे कि कल टेस्ट लेंगे तो आप पढ़ेंगे, ये क्या हो गया? रिएक्टिव। दूसरा है प्रोएक्टिव, कि हमें हमारा गोल तय है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे यही ऑब्जेक्टिव लेना है, तो दिस इज द रीजन दैट आई एम नॉट रिएक्टिव, आई एम प्रोएक्टिव। तो जुडिशरी शुड बी व्हाट? प्रोएक्टिव। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये सारी, खैर पॉलिटी में आज का वो भी आपने डिस्क्रिपेंसीज भी देखी होंगी, जैसे जो जुडिशरी कभी कभी सो मोटो एक्शंस लेती है। जुडिशरी ने बोला कि जब आप सिनेमा हॉल में जाएंगे तो पहले वहां पे नेशनल एंथम बजेगा और सबको खड़ा होना होगा। तो क्या किसी ने जुडिशरी से कहा था क्या कि जुडिशरी बताओ राष्ट्रगान का क्या करें? नहीं, उसने क्या किया? सो मोटो एक्शन, यानी जुडिशरी इज प्रोएक्टिव एट दैट टाइम, कि मतलब अगर मुझे कोई काम करना है तो एफिशिएंट वे में कब करेंगे? जब विद इन द टाइम फ्रेम हम उस चीज़ को कर लें। मतलब अगर आप IAS बनने आए हैं, साल भर में बन लो तो यू आर एफिशिएंट। नहीं तो हम 5 ईयर प्लान बना रहे हैं, 1 साल प्री की तैयारी, फिर मेंस की तैयारी, फिर 1 साल टेस्ट सीरीज, फिर 1 साल इंटरव्यू। आप एग्जाम देंगे, क्या पता प्री में पास कर गए, मेंस में लटक गए, तो अब हम उसी साइकिल में घूम रहे हैं। तो एक्चुअल में अगर हम आपसे पूछे कि आप एफिशिएंट हैं, तो आप एफिशिएंट नहीं होगे, भले से आप सिविल सर्वेंट बन भी क्यों ना चाहो। तो इसीलिए एफिशिएंसी मतलब एक तो इफेक्टिव होना चाहिए। मतलब सपोज करिए कि एक लक्ष्मी का नाम आपने सुना होगा, जो कि एसिड सर्वाइवर है, जिन पे एक मूवी बनी है रिसेंट में, छपाक। किसी ने क्या किया? उन पे एसिड अटैक किया, और आपने देखा उस टाइम पे एसिड अटैक की जो फ्रीक्वेंसी थी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोगों पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब तुम एसिड लेने जाओगे तो पहले अपना आधार कार्ड दिखा देना। क्या वो चीज़ एफिशिएंट हो पाई? आज भी जो शॉपकीपर से वो हमें आपको आधार कार्ड दिखाना पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं दिखाना पड़ रहा है। अगर हमसे दुकानदार ने पूछ भी रहा तो हम क्या बोलेंगे? अब तुम हमको भी नहीं जानते हो क्या? अब यही है, अब हम तुमको आधार कार्ड दिखाएं तो दुकानदार भी क्या बोलेगा? कह रहे नहीं ले जाओ, कहेगा कि नहीं? क्योंकि हमने उसको ग्राउंड लेवल पे लाके नहीं समझा। ठीक है, तो
ये इफेक्टिव भी नहीं है और उसके बाद स्पीडी भी नहीं। स्पीडी में तो जल्दी जल्दी आपने कर दिया, बट इज इट इफेक्टिव? तो जब इफेक्टिव नहीं, स्पीडी नहीं, तो एफिशिएंसी जीरो। इसीलिए अगर हमें लाना है गुड गवर्नेंस, तो वो गुड गवर्नेंस बेस्ड होगा 4E पे। पहला E होना चाहिए आपका इथोस, एथिक्स, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। तब क्या होगी आपकी गुड गवर्नेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आप लोगों को? जो बच्चे ऑनलाइन है, क्या नाम है, ज्योत्सना, प्रतीक, जहां डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि गुड गवर्नेंस नहीं आ पा रहा है, तो जरूर क्या होंगे कुछ बैरियर्स। चलो हम इसको नहीं पढ़ते हैं, हम आपसे पूछते हैं, हम आप इसी सोसाइटी के पार्ट हैं, क्या लगता है क्या बैरियर्स हैं कि गुड गवर्नेंस नहीं आ पा रही है? पहला बैरियर खुद सोचिए कि क्या बात है कि हम और आप जो है हमेशा मांगते ही रहते हैं कि हमें ना नौकरी दे दो, नौकरी दे दो, नौकरी दे दो। क्या है पहला? सोचिए जोर से, एक एक करके। पहले आप बताइए। हाँ, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफाइन करिए। मतलब नीड बेस्ड सोसाइटी नहीं है कुल मिला के, जिसको मिलना चाहिए नहीं है। मतलब देयर इज अ डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत। मतलब कोई अमीर है तो अंबानी है और कोई गरीब है तो बुधाई है। ठीक है, अंबानी के घर में पूरे डाइनिंग टेबल पे पूरा फ्रूट रखा है, जहाँ पे कोई एक सेब कट रहा है, लोग एक एक पीस ले रहे हैं, बुधाई बच्चे से उठा रहे हैं पूरा सेब ही सेब, दूसरे घर से भी उठा ले रहे हैं। तो जिनको नीड है उनको, उस नीड को कहा गया तुम नीडी नहीं, तुम ग्रीडी हो, लालची हो। बताओ, आज तक तुम अमरूद नहीं खाए हो, एक्चुअल में उसने अमरूद नहीं खाया है। तो इज इट ग्रीड और इज इट नीड? दैट इज नीड। तो उसके लिए गवर्नमेंट से कहा गया तुम क्या लाओ, मिड डे मील। लेकिन मिड डे मील में देखिए कितनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं कि नहीं। तो पहला क्या है कि पहला है, जैसे इन्होंने कहा कि नीड बेस्ड सोसाइटी का नहीं है, रिसोर्स का प्रॉपर एलोकेशन नहीं हो रहा है। और अगर ये सब नहीं हो रहा तो क्या गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है क्या? इसीलिए हमने अभी क्या आपको बताया था शुरू में कि जब एक्स की सरकार बनी तो मैंने वाई से कहा था तुम देखते चलना। तो मैंने जो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए थे, मैंने मीडिया को कहा था तुम देखना, मैंने अपोजिशन से कहा था तुम देखना, मैंने और इंस्टीट्यूशंस कैग बनाए थे, कैग से कहा था तुम देखना। कैग कौन से आर्टिकल में? 148। और इस कैग का काम क्या था कि रिसोर्स का एलोकेशन जिस लिए किया गया है उसी मद में वो पैसा खर्च होना चाहिए। देखो कैग तुम्हारा यही काम है। कैग ने देख लिया, कैग ने कहा नहीं घोटाला हुआ है, कॉमनवेल्थ स्कैम नाम सुने होंगे। अब कॉमनवेल्थ स्कैम बता दिया तो बताया किसको, रिपोर्ट किसको दी? पार्लियामेंट को, कि देखो तुमने चोरी कहाँ कहाँ की है। तो पार्लियामेंट ने उस पर एक्शन ली क्या? नहीं। क्या वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई क्या? नहीं। क्या कैग उस गवर्नमेंट को पनिश कर सकता था? नहीं। यानी कैग तो आपने बनाया, बट दैट कैग इज नेललेस एंड टूथलेस। इसीलिए यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था 2014 या 15 में, कैग इज अ नेललेस एंड टूथलेस बॉडी कमेंट। तो वहां पे आपको ये बताना होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन को जिस लिए खड़ा किया गया था वो इंस्टीट्यूशन वो काम कर ही नहीं रही है। अगर वो काम नहीं कर रही तो इज इट अ फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट और इज इट अ अपलिफ्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट फेल हो रही हो तो गवर्नेंस फेल हो रहा है, गवर्नेंस फेल हो रहा है तो गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। और अगर गुड गवर्नेंस नहीं आ रहा है तो सोसाइटी नीड बेस्ड रिसोर्स बेस्ड कभी बनेगी नहीं। तो आउटकम क्या होगा? रिवोल्ट। और रिवोल्ट नहीं होगी तो कोई और आएगा और आपको कॉलोनी बना के चला जाएगा। देखिए लाइव एग्जांपल है पाकिस्तान, बन रहा है ना चाइना की कॉलोनी, और कुछ कर पा रहा है? नहीं। श्रीलंका देखिए कैसे अपने ही उसमें ट्रैप में। तो पहला तो ऐसे इन्होंने बताया कि नीड बेस्ड सोसाइटी ना होना इज द व्हाट इज द बैरियर कि गुड गवर्नेंस नहीं आ पा रही। और सोचिए, चलिए आप बताइए क्या? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन होम, मतलब देयर शुड बी अ ब्रिज। मतलब अगर मैंने मिस्टर एक्स को बोला मिस्टर एक्स तुम हमारे हिसाब से सरकार बनाओ, अब सरकार यानी मोदी जी वहां बैठे बैठे सोच लें कि जो बच्चे दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तुम लोग एक काम करो, तुम लक्ष्मीकांत पढ़ो, एक काम करो तुम बिपिन चंद्रा देख लो। क्या आपने रियल सिचुएशन देखी? मतलब मेरी जरूरत क्या है वो शायद मैं जानूंगा, मेरा टीचर जानेगा, तो मेरे टीचर का उनसे कोऑर्डिनेशन हो। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे गांव में क्या स्कीम आनी चाहिए वो अच्छे से कौन बताएगा? गांव का प्रधान। गांव का प्रधान किससे बताएगा? मेयर से। मेयर किसको बताएगा? स्टेट के ऑफिसर्स से। स्टेट के ऑफिसर्स
कि जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे राज्यसभा और लोकसभा में डिस्कशन होगी, बिल पास होगा। मतलब द पावर शुड बी, कैसा होना चाहिए पावर, ऐसा नहीं, ऐसा। इस तरह के पावर को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। नाम सुने होंगे। जब रिसोर्स का एलोकेशन टॉप टू बॉटम में होता है तो वो कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जब रिसोर्स का एलोकेशन बॉटम से टॉप, यानी आप याद करिए कांग्रेस का फॉर्मेशन क्या था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। किसने बनाया था, महात्मा गांधी ने। इसमें क्या था, कितने लोगों की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, कितने लोग थे, 15 लोगों की। कैसे बनी थी कि गांव वाले चुन के भेजेंगे ब्लॉक में, ब्लॉक वाले चुन के भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाले चुनेंगे स्टेट में, और हर स्टेट से एक ले लेंगे जिनकी रेगुलर मीटिंग होती रहेगी। तो 15 लोगों की मीटिंग हमेशा होगी, जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। कौन से उसमें बनी थी कांग्रेस के, कौन सी चेयरमैनशिप हुई थी कांग्रेस की? यस, स्टूडेंट सिटिंग इन द ऑनलाइन मोड, प्लीज टेल मी। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें, सुना है कि नहीं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बारे में बना था, जिसको महात्मा गांधी ने बोला था कि डिसेंट्रलाइज करो कांग्रेस को। हिस्ट्री रिवाइज नहीं कर रहे हो ना तुम लोग, और करिएगा भी मत, पहले भूलिए, एक बार पहले भूल लीजिए फिर पढ़िएगा, और जब भूलेंगे ना तो फिर जीरो से पढ़ोगे। देखिए कितनी रिलेटेबल है। आप हिस्ट्री को जीएस पेपर 1 हम डिस्कस करें, जीएस पेपर 2, और सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है सब्जेक्ट। तो जब तक आप नहीं पढ़िएगा आपको नहीं समझ में आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, आप देख के बताइएगा कि इसमें कौन सी कमिटी में आईसीसी की बात थी। तो हमें बताओ रूल कब अच्छा बनेगा, जब पावर ऊपर से नीचे की तरफ आए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए। तो अगर मान लो कि ऐसा होगा, यहाँ पे नाम सुना होंगे मार्क्स का, सुना है मार्क्स का नाम? मार्क्स ने बोला था कि देखो जो नीचे बैठने वाले तुम लोग क्या हो, प्रोलेटेरिएट, ऊपर ये बुर्जुआ लोग, ये तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो दुनिया के प्रोलेटेरिएट तुम लोग एक हो जाओ और हम इस बुर्जुआ को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसीलिए बीच में आया था एक ग्रामसी। इस ग्रामसी ने बोला काम करो, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस ले आओ। ये इंस्टीट्यूशंस कौन है? अपोजिशन। ये इंस्टीट्यूशन कौन है? सिविल सोसाइटी। ये अपोजिशन कौन है? मीडिया। कि जब भी लोग चलाने लगे सरकार नौकरी, सरकार रोटी, सरकार कपड़ा, तो ये मीडिया बोले हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। तो फिर लोगों को लगे नहीं है। तो फिर हम लोग चला रहे कोरोना कोरोना, तो फिर वो क्या करें, थाली बजाओ। देखो थाली बजाओगे तो हुआ क्या, कुछ दिया जलाओ। और अभी क्या कर रहे हैं, आज़ादी के लिए आप लोग अपने अपने उसमें व्हाट्सएप में और उसमें इंस्टाग्राम में फ्लैग लगा दीजिए, तब आप क्या हैं, देश प्रेमी हो जाओगे। बट जो हमारी जो मूल मतलब जो फंडामेंटल कॉज है हमारी दुख का, इज दैट कि हम देश से प्यार नहीं करते तो है ना। तो देश प्रेम का मतलब ये थोड़ी है कि हम फ्लैग लगाएंगे तो ही हम देश को प्यार कर रहे हैं। इसका मतलब हम अपनी नीड, जो कह रहे हैं ना कि हमारी बात को कोई वहां तक ले जाए। तो जिस मीडिया को मैंने किस लिए रखा था कि मीडिया तुम देखो कि ग्राउंड रियलिटी ये है, ये सरकार को जाके दिखा दो। तो मीडिया में क्या दिखा रही है, चतुर्भुज योजना और ये भारत अभी आयुष्मान भारत, फला भारत, यानी वो ऊपर की बात नीचे तो जा रही है पर नीचे वालों की बात ऊपर नहीं जा रही है। किसी निर्भया का रेप हो रहा है और निर्भया केस के बाद तो रेप बहुत सारे हुए हैं। तो क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है कि आपको इस डायरेक्शन में लॉ बनाना है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुग्राम में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं? तो मतलब जो इंस्टीट्यूशन है जिसका काम था क्या कि जाए सरकार को बताए कि देखो हरियाणा में इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हैं, जाए गवर्नमेंट को बताए कि जो किसान है वो अभी क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसीलिए क्या बनाना होता है, सुसाइड मतलब आपको इंस्टीट्यूशंस खड़े करने होते हैं, ठीक है। जिसमें आपने नाम सुना होगा एनजीओज का, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये लोग क्या करते हैं, हमारी बात गवर्नमेंट तक, गवर्नमेंट की बात हम तक, यानी एक क्या होना चाहिए, ब्रिज। तो जैसा इन्होंने कहा कि वो ब्रिज लैक करता है, इसलिए भी क्या होता है, गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश नहीं हो पाती है। और बताइए क्यों नहीं गुड गवर्नेंस स्टैब्लिश हो पा रही है? अरे बेटा 1885 ये तो आपका कांग्रेस बन गया ना। मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस कमेटी कब बनी थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कब बनी थी? लिमिटेड रिसोर्स फॉर अनलिमिटेड पॉपुलेशन, वेरी गुड। वो तो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ही यही था कि प्लान क्यों किया गया था। जब इंडिया आजाद हुआ था तो लोगों की एस्पायरेशन बहुत ज्यादा थी, रिसोर्स कम थे, तो जवाहरलाल नेहरू क्या लेके आए थे, प्लानिंग कमीशन। मतलब जैसे आप लोगों का एस्पायरेशन क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट रैंक, रिसोर्स एनसीईआरटी,
लक्ष्मीकांत थोड़ा सा, बिपिन चंद्रा देखा है, नाम सुने हैं, तो मतलब एस्पायरेशन क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक, और रिसोर्स क्या है, कुछ नहीं। तो अब क्या करना पड़ेगा, प्लान, कि ठीक है एनसीईआरटी इतने दिन में कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे। तो जब रिसोर्स कम होता है, एस्पायरेशन ज़्यादा होती है, तो हम बनाते हैं प्लान। और बताइए गुड गवर्नेंस लाने में और क्या मतलब वो आपको लग रहा है, करप्शन है। तो चलो वो तो कुल मिला के वही बात होगी, करप्शन भी है, और हर लेवल पे करप्शन करप्शन नहीं है, करप्शन का एक्सेप्टेंस है, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हमने बोला कि लड़की की शादी करने के, तो हमने बोला लड़का क्या करता है, इनकम टैक्स में है, 35,000 है, पर ऊपरी बहुत है, कहते हैं कि नहीं, बहुत कमा लेता है। आईएएस कोई बना, जैसे मान लीजिए हर्ष आईएएस बन गए, ईमानदार है, पैसा नहीं ले रहे हैं, इनकी जो आईएएस बनेंगे तो फिर दूल्हा मंडी में आपका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो एक मिनिस्टर आए, मिनिस्टर ने बोला हमारी बेटी से शादी कर लो, शादी हो गई। अब वो तो मिनिस्टर की बेटी थी, अब इनसे बोला कि हमको ना 35,000 दो, ब्यूटी पार्लर जाना है, इनकी सैलरी 70,000, आप क्या करें। और फिर इन्होंने बोला कि नहीं देखो हम तो सस्ता रह पाते हैं, इतने में ही काम कर लो। तो वो बताएंगे कि देखो एक तुम आईएएस हो, एक वो शर्मा जी वर्मा जी उनकी आईएएस, देख लो फॉरेन ट्रिप, ये वो कुत्ता भी गाड़ी से घूम रहा है, और तुम हो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। तो ये क्या बोलेंगे, देखो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करने में कोई बुराई थोड़ी है, थोड़ा सा। और चाणक्य ने क्या कहा है कि किसी की जीभ पे शहद लगाइए और उससे बोलो कि देखो तुम चाटना मत, यही है सिविल सर्विसेज। सब आपको दे के बोलते देखना तुम लेना मत। तो फिर क्या करते हैं, जिस सरस्वती की अभी पूजा कर रहे हैं, सरस्वती साइड में, लक्ष्मी तुम आओ, और जिस दिन थोड़ा सा कर लिए, फिर थोड़ा सा, और कब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है मैम, चेंज हो जाता है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग बन ही इसलिए रहे हैं कि आओ, आएंगे तब देखो हम कैसे लूटते हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बताएंगे नहीं कि कौन कौन है उस कैटेगरी में। ठीक है, तो देखिए पहला क्या हो गया, एक तो करप्शन, और दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन। मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट भी कर रही है, और नहीं करिए तो वो क्या करती है, आपको सोसाइटी ही इस तरीके से प्रेशर करेगी कि नहीं आपको करना पड़े। ठीक है, लोग टीचर की पोस्ट को अच्छा क्यों नहीं मानते, ऊपरी कमाई नहीं है कुछ, बस जाओ आओ, क्या ट्यूशन पढ़ा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या, बाबू बनो, क्लर्क, नहीं तो पुलिस वाला बन जाओ, जो रोड पे ऐसे खड़े होकर ट्रक वाले से 5 रुपए दो, तब आगे जाओ, 5 पकड़ाते जाइए, ट्रक की पासिंग होती रहती है। तो बैरियर्स ऑफ गुड गवर्नेंस में देखिए, जो आपने नाम सुना होगा एआरसी की रिपोर्ट का, बार बार आपसे कहा जाता है ना एआरसी की रिपोर्ट पढ़ो, एआरसी की रिपोर्ट देखो। एआरसी का फुल फॉर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। मतलब हमें एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं सुधारना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसमें करिए रिफॉर्म। फॉर्म मतलब बनाना, रिफॉर्म मतलब बार बार करना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की दूसरी जो रिपोर्ट आई है, ये आपको ना केवल गवर्नेंस में यूज है बल्कि आपके एथिक्स में भी यूज होता है। तो जो सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, इसने सिविल सर्विसेज को देखा, इन्होंने बोला ये क्या है, सेल्फ परपेचुएटिंग, इनवर्ड लुकिंग और इनफ्लेक्सिबल। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कहा जाता है जो सिविल सर्वेंट है वो न्यूट्रल पोस्ट है, सरकारें आएंगी जाएंगी, बट सिविल सर्वेंट क्या रहेंगे, परमानेंट। और हमारा क्या होता है, केस सुने होंगे कि मायावती जी अपने हेलीकॉप्टर से उतर रही थी, एक सिविल सर्वेंट उनकी जूती पोंछने लगे थे। क्या आप सिविल सर्वेंट, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आर यू लाइबल टू एनी पॉलिटिकल लीडर? नो, यू आरंट। तो फिर आपने क्यों इस तरह का काम किया? सेकंड, आप देखो कि अभी जो लोग सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं, बन जाते हैं, वो अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करते हैं, मसीहा काइंड ऑफ। गवर्नमेंट स्कूल में गए, बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए फोटो क्लिक, देखिए, और हम लोग भी क्या लिखते हैं, वाओ सर, नाइस, हैट्स ऑफ, व्हाट, ये वो। ये उनका रूल है, इसी के लिए वो सरकार से सैलरी लेते हैं। इसका मतलब मोदी जी अगर अपना प्रचार करें तो उनको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उनको वोट मशीन में जाना है 5 साल बाद, तो वो तो अपने आप को करेंगे ही। बट सिविल सर्विसेज क्या करते हैं, पतंग उड़ा रहे हैं किसी के साथ तो वो भी फोटो, और जो बच्चे तैयारी करते हैं लिखते हैं हाउ ग्रेट सर, मतलब क्या बात है सर, आप तो छा गए। अब देखिए कितना वो कल्चर है, अपने ऑफिस में बैठे तो ऑफिस की फोटो काम करते हुए, तो भाई काम ही तो करना था। और हम लोग लिखते हैं शानदार ऑफिस, जाबाज ऑफिसर, ये वो।
लिखते हैं कि नहीं? तो मतलब वो सेल्फ परपेचुएटिंग, मतलब हमें ये तुम जान लो, इज इट द थिंग विच हैज बीन रिक्वायर्ड टू अ सिविल सर्वेंट? नहीं। कल को आप भी सिविल सर्विसेज बनोगे, याद करिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही सिविल सर्विसेज की बात की थी, ठीक है। LBS में उन्हीं की फोटो बनी हुई है, फोटो मतलब उन्हीं का एक स्टैचू बना है, और LBS का फुल फॉर्म लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। इन लोगों ने जो अपने इथोस लाए थे सिविल सर्विसेज के लिए, जब पूरे इंडिया का यूनिफिकेशन हो रहा था, तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ एक ब्यूरोक्रेट भी थे, क्या नाम था उनका, जिन्होंने पूरे इंडिया का इंटीग्रेशन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कौन से ब्यूरोक्रेट थे? चलिए ऑनलाइन में पढ़े नहीं, हिस्ट्री बिल्कुल छोड़ के बैठे हो ना, आज जाके पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, नाम एक भी नहीं बता रहे हैं, सब कुछ देखिएगा। तो ब्यूरोक्रेट थे, उनका मतलब अगर सोचिए वहाँ पे हमारे आपके जैसे कोई ब्यूरोक्रेट होते तो अब तक तो हम लोग छा गए होते, तो हम तो कश्मीर एक करवा दे तो फिर कितना लिख दें, कश्मीर जाते हुए, प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए, खड़े होके, है ना। तो उस समय के लोग कितने ऐसे थे कि इम्पार्शियलिटी। तो दिस इज द बेसिक ट्रेट ऑफ अ सिविल सर्वेंट। तो अभी क्या है, वो अपने आप को ही मसीहा पोर्ट्रे कर रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है, इनफ्लेक्सिबल। जैसे मैंने आपको बताया केस स्टडी पूछी जाती है इसीलिए क्योंकि 2014 के बाद कौन सी कमिटी थी, नाम नहीं याद आ रहा है, तो उस कमिटी ने UPSC को ये लेटर लिख के बोला कि देखिए जो बच्चे आ रहे हैं ना इस समय ब्यूरोक्रेट बन के, इनको नॉलेज तो बहुत है बट दे डोंट नो हाउ टू एम्फेसाइज एंड हाउ टू सिंथेसाइज, ठीक है, इसका इनको पता नहीं है, इसलिए कुछ इंट्रोड्यूस करिए। इसीलिए UPSC लेके आई एथिक्स कि आपको GS 1, 2, 3 जब पढ़ लेते हैं तब GS पेपर 4 पढ़ाया जाता है। क्यों? आप हिस्ट्री को खूब जान लो, आप ज्योग्राफी को खूब जानो, आप बहुत अच्छे से अपनी गवर्नेंस को समझ रहे हैं, लेकिन सब कुछ तब अच्छा होता है जब लोग अच्छे होते हैं, जब लोग समझते हैं कि इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, ऑनेस्टी का मतलब क्या है, वैल्यूज का मतलब क्या है, पार्शियलिटी या इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है, तभी ना अच्छे सिविल सर्वेंट होंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना, गवर्नेंस समझ में आ जाएगी, पॉलिटी समझ में आएगी, तभी GS पेपर 4 मतलब तभी देखिए वहाँ पे केस स्टडी पूछी जाएगी। तुम वहाँ पे प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के, बच्चे नहीं आ रहे हैं, ऐसे में तुम क्या करोगे? अब हम ये नहीं देख रहे कि वहां पे लिखा यू आर अ प्रिंसिपल। अब हम अंदर से अपने आप को मसीहा मान चुके हैं कि हम हैं ही, भगवान के बाद कोई दुनिया में है तो नहीं, तो मैं क्या लिख दूं वहां पे? बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनके घर पहुंच जाएंगे बारी बारी से, क्यों नहीं आ रहे हो जी, ऐसे ऐसे, मतलब क्योंकि हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि जिस टाइम आई एम अ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल का क्या रूल है, प्रिंसिपल की क्या गाइडलाइन है, वो मुझे फॉलो करना है। जब उनसे पूछा जाएगा आप कहीं के कलेक्टर हैं तो आपका क्या होगा, आप कहीं के नेता हैं तो आपका क्या होगा, ये सारी बात करती है आपकी ARC की रिपोर्ट्स, इसीलिए आपको GS पेपर 4 में पढ़ना होता है। अगला देखिए, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सिविल सर्विसेज की 2 वैल्यू है, एक है अकाउंटेबिलिटी और दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे पापा आपसे पूछे कि तुम गए थे तैयारी करने, तो हमने कहा हाँ, तो पैसे कितने लगे, मैंने कहा 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो उन्होंने बोला कि आ गया तुमको, चलो ठीक है, बने नहीं बने, हिस्ट्री ज्योग्राफी आ गया। तो हमने बोला पढ़े सब हैं, रिवाइज नहीं किए। और जब रिवाइज करने का मौका दे दिया, फिर पापा ने पूछा बताओ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कब बनी थी, तो हम बोल रहे हैं सुना सुना सा नाम लग रहा है। तो इसका मतलब एम आई अकाउंटेबल? नहीं, मतलब हम किसी के लिए जवाब दे है ही नहीं। और जैसे जवाबदेही बढ़ जाती है वैसे देखिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे आपके पापा, आपने पापा से बोला पापा 500 रुपये फीस चाहिए, पापा क्या बोलेंगे, कोशिश करके तुम्हें ला के देते हैं, और ला के देते हैं बिकॉज वो अकाउंटेबल है अपनी फैमिली के लिए। और पापा भी यही बोल दें अब देखो कोशिश करते हैं, हो जाएगा, नहीं होगा तो रहो जैसे दिल्ली में हो रहा है, आप रह पाएंगे? आज सन आप रिवोल्ट कर देंगे अपने पापा के अगेंस्ट, ये कैसा बाप है यार, दुनिया का बाप इतना अच्छा है, हमारा बाप 500 देने में भी इतना, कहेंगे कि नहीं? आप सोचो आप अकाउंटेबल हो उनके लिए नहीं, पर वो अकाउंटेबल है आपके लिए। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी। आपसे किसी ने पूछा आपने बता दिया, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड रेड टेपिज्म कहाँ से आया है? जब पास टाइम में एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस फाइल जाया करती थी तो रेड कलर की फाइल में ही उसको दिया जाता था, ठीक है? तो फाइल जल्दी पास नहीं होती थी और इस ऑफिस से उस ऑफिस से, इसी को हम कहते हैं रेड टेपिज्म, यानी लाल फीताशाही। अभी भी माने क्या है, सपोज करो कोई इन्वेस्टमेंट करने आए हमारी कंट्री में,
जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम सुनेंगे FDI। अब उसको इतनी सारी विंडो से होके जाना पड़ा, कोई बोल रहा है टैक्स लॉ ये होगा, कोई बोल रहा है लेबर लॉ ये होगा, कोई बोल रहा है इन्वायरमेंट लॉ ऐसे ऐसे फॉलो करना है। मतलब एक ही पर्सन आपकी चीज़ों में इतना उलझ गया है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो रेड टेपिज्म मतलब कि आपके काम में अनवांटेड का डिले। तो हमें क्या चाहिए, वन विंडो सिस्टम, सिंगल विंडो, एक जगह पे हम गए सब काम हमारा हो गया। बात समझ रहे हो? आप अंदर अंदर करो ना, सामने वाले से 10 दिन बोल तो 10 दिन बाद वो आए, आप उसका पेपर दे दो, दैट इज रेड टेपिज्म। इसके बाद है लो लेवल ऑफ अवेयरनेस। दो वर्ड है, एक है फंडामेंटल राइट, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटी, और तीसरा है DPSP। फंडामेंटल राइट मतलब मुझे ये अधिकार मिले हैं, तो किसी बुधई को यही नहीं पता मेरा अधिकार क्या है। मेरे जैसे बंदे को मुझे अपना राइट पता है पर मैं अपनी ड्यूटी ही भूल जाऊं। ड्यूटी मतलब मुझे इन्वायरमेंट को भी बचाना है, पर इन्वायरमेंट जाए भाड़ में, मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। और तीसरा है DPSP, मतलब जब मैं सरकार को वोट देने जा रही हूँ ना, तो मैं देखूं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में सरकार ने कुछ किया। और क्या है DPSP में, जहाँ पे कहता है फ्री लॉ की बात की जाती है। इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट की बात DPSP में की गई है, इन्वायरमेंट एम्पावरमेंट की बात DPSP में की गई है। तो क्या DPSP के अकॉर्डिंग सरकार ने कुछ किया? बीइंग एन अवेयर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज माई ड्यूटी। पर हम लोग अगर UPSC की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते तो ना तो हमें DPSP से मतलब था, ना हमें ड्यूटी से मतलब था। हाँ राइट वाइट तो भला एक दो देख ही लेते। ठीक, आगे बढ़िए। अब देखिए, अगर कुल मिला के बात गुड गवर्नेंस क्या है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी से डिराइव्ड है। तो डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशन आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड बैंक। कौन सा इंस्टीट्यूशन है? ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे? वर्ल्ड बैंक, IMF और गाट। और गाट ही बदल के क्या हो गया? WTO। तो देखिए जरा वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है। 1992 में ये वर्ल्ड बैंक अपनी एक रिपोर्ट निकालता है। इसने बोला देखो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इसका जो रिपोर्ट का टाइटल था इसका क्या है? गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इसने बोला, एक डेफिनेशन दिया कि गुड गवर्नेंस इज द मैनर, क्या है? एक तरीका है। क्या तरीका है? मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबके पास क्या है, मेरे पास, आपके पास, सबके पास पावर है, और हम अपनी पावर को ही किसी को देते हैं। तो ये मैनर है जिसमें क्या करना है, आपको पावर का मिसयूज नहीं करना है, पावर को एक्सरसाइज करना है। पावर को एक्सरसाइज कहाँ करोगे? कि मैनेज हो जाए कंट्री में इकोनॉमिक एंड जो सोशल रिसोर्स है, किस लिए इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनका मीनिंगफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। ये क्या है कि आपका जो पावर है उस तरीके से एक्सरसाइज हो कि उस रिसोर्सेज का मीनिंगफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो इसका मतलब आप कौन सी गवर्नेंस में है? गुड गवर्नेंस में। ठीक, तो गुड गवर्नेंस मैंने आपको बताया कि जो गुड गवर्नेंस है उसके 8 मेजर ट्रेट्स हैं, कि ये जो अगर 8 ये मेजर ट्रेट्स हैं तो गुड गवर्नेंस है, अगर 8 ये मेजर ट्रेट्स नहीं हैं तो गुड गवर्नेंस नहीं है। जिसमें कि क्या है? अकाउंटेबल, कंसेंसस ओरिएंटेड, पार्टिसिपेटरी और रिस्पॉन्सिव, इफेक्टिव, एफिशिएंट, इक्विटेबल और इंक्लूसिव। ये अगर सारी चीजें हैं, लेकिन इसके अलावा हमने अभी समझा था डेमोक्रेसी आगे कब बढ़ती है? जब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों की बात हो। अगर मेजॉरिटी क्या कर रही है? अपना चॉइस ला रही है, तो माइनॉरिटी क्या ले आएगी? अपना वॉइस। यानी ये जितने 8 ट्रेड्स हैं ये माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रख के आपको लेना है। इसीलिए गवर्नमेंट जब बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें एक पॉलिसी ले आती है जिसका नाम है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी। अभी अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी क्या है? रिजर्वेशन, बिल्कुल, कि मतलब जो लोग पीछे छूट गए हैं मैं उनको खींच के ऊपर लाऊं फिर एक बराबर। जैसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, VP मेनन, वेरी गुड प्रतीक, VP मेनन थे जो उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जिन्होंने कानून बनवाया था, सॉरी मतलब इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया किया था। तो चलिए जैसे मान लो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, जस्ट एन एग्जाम्पल ओनली, मेरा कोई किसी से वो नहीं है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि गवर्नेंस और पॉलिटी की क्लास में ये मान के चलिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया बैठे हैं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना कोई जो अपर स्ट्रैटा, ना लोअर स्ट्रैटा, सब सिटीजन ऑफ इंडिया है। तभी आप जितना अपने दिमाग को खाली रखोगे ना उतना दिमाग से सोच लोगे। जैसे गवर्नेंस एंड पॉलिटी पढ़ाने में सबसे बड़ा खतरा यही होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ इंडिया की GDP गिर रही है, तो जैसा मैंने आपको बताया आपने वैसा इन्फॉर्मेशन रख लिया, क्योंकि इसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बनना नहीं चाहिए, तुरंत आप क्या करेंगे? हिंदू। मैं बोलूँगी बनना नहीं चाहिए, सॉरी बनना चाहिए, तो आप बोलेंगे क्या? हिंदू। मैंने बोल दिया कि नहीं बनना चाहिए। आजकल एक और वर्ड है, पहले तो सेक्युलर, अब है सिकुलर। सेकुलर है, किसी ने बोला नास्तिक ही हो क्या?
मैंने बोला कि बहुत ज़रूरी था, तो उन्होंने बोला कि यूपी बिहार से हैं तो इनको लगेगा ही बनना चाहिए। मतलब क्योंकि जो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होता है वो हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिस्कस होता है कि हम उसमें पहले से प्रिजुडाइज्ड होते हैं। इसीलिए जब आपसे बात होती है रिजर्वेशन की, जब आपसे बात होती है लेट से धर्म की, तो आपके जो अपने ओपिनियन है ना वो कॉन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। इसीलिए जब आप क्लास में बैठिए तो ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया बन के बैठिए, ठीक। तो देखिए क्या बता रहे थे, हाँ, जैसे मान लो सिविल सर्विसेज की बात है। एक कोई पर्सन है जिसने अपनी पूरी पढ़ाई की दिल्ली पब्लिक स्कूल से, देखे होंगे, बहुत हाई फाई नाम तो सुने ही होंगे, सब कुछ बचपन से ही, घोड़ा हॉर्स राइडिंग और बोटिंग और ये वो, उनकी पिकनिक भी जा रहे तो नियाग्रा फॉल। आप नियाग्रा फॉल मैप में नहीं ढूंढ पा रहे कहाँ है और घूम के आ गए। उसके बाद उन्होंने बीए किया सेंट स्टीफेंस, वहाँ लाइव मिनट पे डिस्कशन हो रहा है, ग्रुप GD में देख रहे हैं, नहीं बोलना तो बुलवाया जा रहा है, 5 लोगों की डिस्कशन हो रही है वहाँ पे। मोदी जी खुद जाके मिल रहे हैं बच्चों से, अब सब बढ़िया। हमने बोला हाँ, तैयारी किसके साथ हो रही है? अंबानी के बच्चे के साथ। एक वो सोसाइटी है, एक बैठा जो बच्चा है वो कहाँ पढ़ रहा है? गाँव के प्राइमरी स्कूल में, अपने घर से बोरी लेके जाता है, बिछाता बैठता है, फिर मिड डे मील में खाना खाता है। 5वीं तक तो ऐसे कर लिया, बाद में जाके डिस्टेंस इग्नू नाम सुने होंगे, जाते करते इग्नू से उसने बीए किया। बीए करने के बाद पास हुआ टूट टाट के। हाई स्कूल में क्या किया था? बाहर से कोई चिट पकड़ा रहा था, लिख रहे थे, ग्रुप डिस्कशन नहीं, मम्मी पापा से लड़ता रहता है हमेशा। अब IAS की तैयारी शुरू हुई। UPSC ने बोला हम तो इक्वलिटी पे बेस्ड है। इक्वलिटी पे कैसे? अगर तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हारी उम्र 21 साल है, तो तुम आओ IAS बनो। तो जो सेंट स्टीफन वाला है वो भी 21 साल का, और जो बाबूपुर के मिश्रा जी का बेटा है वो भी 21 साल का, दोनों ग्रेजुएट है। दोनों IAS का एग्जाम देंगे। क्या लगता है IAS कौन बनेगा? स्टीफेंस वाला। तो क्या ये इक्वालिटी थी? क्या जो हमने सरकार बनाई थी, हमने उससे बोला था कि तुम दो राइट टू एजुकेशन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A कहे थे ना कि दो। तो कौन सी वाली कहा था? ये थोड़ी कहा था कि गंदी वाली दे दो, कि हम बोरी वोरी भी घर से लेके जाएं। हमने तो कहा था हमें कंप्यूटर सिखाओ, हमें तो ये सब बनाओ। हम तो नहीं बन पाए ना। तो आप इक्वलिटी कहाँ ला रहे हो? तब तो हम और आप IAS कभी नहीं बनेंगे। हमें भी लाओ सेंट स्टीफन में, या फिर क्या करो कि भाई वो अगर 21 साल में देंगे तो गांव का बच्चा 25 साल में देगा, उसकी अलग से कोचिंग करवाओ दो। तो अगर हम पूछें कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, अगर स्टेट का काम था कि आप हमें बिजली दो, स्टेट का काम था कि आप हमें एजुकेशन दो, स्टेट फेल हो गया, इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स खड़े हो गए। अगर ये काम स्टेट ने ही कर दिया होता तो प्राइवेट प्लेयर्स की कोई जरूरत नहीं थी। हम क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा दे के पढ़ रहे हैं? इसीलिए ना कि स्टेट फेल हुआ। तो इज इट अ फेल्योर ऑफ दैट मिश्री लाल का सन, और इज इट अ फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट? इट्स अ फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो इक्वालिटी आई ही नहीं। तो देखिए गुड गवर्नेंस में क्या है? पहला है पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटरी। पार्टिसिपेटरी का मतलब क्या? जब हमारे यहाँ पे इलेक्शन होता है तो हमसे कहा जाता है कि आज इलेक्शन है, तो हम क्या कहते हैं? छुट्टी, आज कहीं नहीं जाना। मतलब जिस सरकार पे ही मेरा भविष्य तय हो रहा है, हमसे कहा गया वोट दो, हाथी हाथी हाथी, पूरे लाइन से सब हाथी, कमल 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 कमल। पहले ऊपर किसी ने बताया था कमल दबाना है, तो कमला विमला और सुनीता नीता सब कमल दबाए पड़े हैं। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? मैं एनालाइज करूं, बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ प्रोफेशनल वर्कर, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे लिए इस समय क्या जरूरी है? मेरे लिए है सिक्योरिटी। दिल्ली में रहने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉयमेंट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्वालिटेटिव लाइफ चाहिए। और कोई छत्तीसगढ़ का होगा जो एकदम दंतेवाड़ा में रह रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, उसके लिए वो जरूरत है। तो पार्टिसिपेशन मतलब आप एनालाइज करिए, उसके हिसाब से आप वोट दीजिए, तो तब आएगा मेजॉरिटी की चॉइस और माइनॉरिटी की वॉइस। लेकिन हमारे लिए इलेक्शन का मतलब छोड़ दो, क्या जाना, आज छुट्टी अपना बनेगी जिसकी, और फिर उसमें दलील क्या दे? जो बनना है बन के रहेगा, जो होना है हो जाएगा, हम और आप कुछ कर नहीं सकते। और हमने क्या कहा था? 1 person 1 vote, बट आर वी एक्सरसाइजिंग आवर वोट? नो वी आर। ठीक है, तो पार्टिसिपेशन। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब सब कुछ है उस रूल बुक पे। रूल बुक का मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहो ऑर्डिनेंस ले आओ। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे डिस्कशन नहीं हुई है, डिबेट नहीं हुआ है, सीधा कैबिनेट ने दे दिया और जो आपके प्रेसिडेंट है उन्होंने फॉलो करवा दिया। तो इज इट दैट रूल ऑफ लॉ? लेकिन हम क्या करते हैं? गुलेटिन कर देते हैं, बिना डिस्कशन के ही बजट को पास कर देते हैं। तो रूल ऑफ लॉ तो ला ही नहीं रहे। कुल मिला के रूल ऑफ लॉ है लॉ विच इज बेस्ड ऑन दैट रूल बुक, और वो रूल बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
अगला देखिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, और ये वर्ड आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट आप जुडिशरी से समझ सकते हो कि जस्टिस तब अच्छा है जब जस्टिस टाइम पे मिले। अगर 80 साल का कोई पर्सन हो जाए तब उसको पता चला कि हाँ तुम्हारा इल्जाम सही था, या मान लीजिए किसी पर्सन जो 20 साल की उम्र का है तो उसको आपने जेल कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया था, किसी की पॉकेट मार ली थी। और 40 साल के बाद पता चलता है कि नहीं नहीं तुम्हें ना 100 रुपया देना है, 2 साल की जेल, और 20 साल तक वो बंदा जेल में ही बंद है। तो जो छुड़ाने वाले थे उनको छुड़ाने का नहीं पता, और जो निकलने वाले थे उसको निकलने का नहीं पता। ऐसी ही संस्था नाम सुनेंगे बीइंग ह्यूमन, किसकी संस्था है? ये तो पता ही होगा, इसमें गलती नहीं, सबको पता है कि नहीं? ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब इनको पता चला कि बहुत सारे कैदी, आपको पता है कि हम कहते हैं जेल रिफॉर्म की बात, जेल इज ओवर क्राउडेड। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपराध, जिनका क्राइम इतना था कि उन्होंने किसी की चेन ले ली, किसी का कुछ किया, इसके लिए इनको 20-20 साल थोड़ी ना जेल में रहना है। लोग जेल में पड़े थे। ऐसे में जब सलमान खान की जो संस्था है बीइंग ह्यूमन, उसने इस पर काम किया, उसने देखा कि बहुत सारे लोगों को फालतू में आपने ऐसे इस तरीके के क्राइम में लगा के रखा है, तो इन्होंने ही किसी को 200 का मुआवजा देना था, किसी को 500 का, इस संस्था ने मुआवजा दिया और सबको जेल से बाहर निकाला, बहुत सारे लोगों को जेल से बाहर निकाला बीइंग ह्यूमन ने। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी का मतलब मैं जैसे मैंने आपको बताया, आमने सामने, आप और हम आमने सामने बैठे हैं, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट यानी ऐसा कर्टन लगा है जिससे आर पार दिख रहा है। एक तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब है ज़्यादातर चीज़ें मुझे खुद दिख जाएं, और जो ना दिख पाए वो तुरंत ये क्या है, तो आपने बताइए ये, अच्छा ठीक है। तो दिस इज व्हाट ट्रांसपेरेंसी, मतलब अगर सरकार दे दे तो खुद दे दे, मतलब अपनी वेबसाइट पे सब जानकारी दे दे, ना दे तो हम क्या डाल दें, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। कौन से आर्टिकल में आएगा ये? किस आर्टिकल का एक्सपेंशन है RTI? आर्टिकल 21। अब अगला है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब हम चिल्ला रहे हैं सरकार नौकरी, सरकार खाना, सरकार पानी, सरकार क्या बोले, जल जीवन मिशन लाए तो हैं, देखो ले लो, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में खाना दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट का मतलब ये थोड़ी कि बस यही करो, वो देखे ना कि हमें जो खाना PDS वाला सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। रिस्पॉन्सिव मतलब जैसे ही DM साहब आप बने हैं, किसी ने दरवाजा खटखटाया कि DM साहब ये सामने वाले ना हमसे बोल रहा है 500 रुपए दो तो हम काम करेंगे, तो DM साहब बोले अच्छा ठीक है आप ही हमारा काम करा देते हैं, या हम किसी को बता देते हैं कि मेरे बिहाफ पे तुम इसका काम कर दो। तो दिस इज हुआ, ये क्या हुआ, रिस्पॉन्सिव। और हम क्या बोलते हैं, देखो हम बहुत बिजी हैं, कल आना, तो बेचारे जो बुधाई है वो आ ही रहे हैं। और जो छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म, कभी आपको बताएंगे, आज तो उतना समय नहीं है, कभी आपको बताएंगे जो नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है छत्तीसगढ़ में डेवलप क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिव की जो कमी है ना, कि छत्तीसगढ़ में आपके नक्सलिज्म के लगातार डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए देखिए कभी जो नक्सलिज्म केवल बंगाल में था, आज वो कहाँ से, पशुपति से तिरुपति, पशुपति मतलब नेपाल, तिरुपति मतलब आंध्रा, और वो पूरा 10 स्टेट से पास करता है, जिसको हम कहते हैं रेड कॉरिडोर। तो आप क्या चाहते हैं कि भारत में टुकड़े करवा दो, फिर वही JNU चिल्लाएगा, क्या नारा दिया था JNU ने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बोलो। और जब आप भारत के टुकड़े करवाना चाहते हो, भारत को अगर डिवाइड करवाना चाहते हो, और कौन करवा रहा है, आपके अपने स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट जो कि आपके फ्यूचर हैं, तब क्यों नहीं गवर्नमेंट रिस्पॉन्स लेके उनको चेक करती है, गवर्नमेंट क्यों नहीं बताती कि जो तुम पढ़ रहे हो कितना सही है और कितना गलत है। तो आर यू वेटिंग कि इंडिया टूटे तब हम लेंगे एक्शन, समझ रहे हो? तो दिस इज रिस्पॉन्सिव। अगला देखिए कंसेंसस ओरिएंटेड, कौन बताएगा इसका मतलब ऑनलाइन में? व्हाट इज कंसेंसस ओरिएंटेड? प्रतीक एंड क्या नाम है, ज्योत्सना, कोई बताएगा कंसेंसस ओरिएंटेड का मतलब क्या है? वेरी गुड, जब सबका होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जीएसटी को जब किया गया था तो आपने सुना होगा स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी 3 टाइप की है, कौन कौन सी? जो सेकेंड वाली जिसमें कि 2/3 से तो पास करो, और स्टेट से भी आपको लेना होता है ना। तो इसमें जब GST हुआ था तो कंसेंसस बनाई गई थी कि नहीं सब में? और क्या होता है सेकेंड टाइप की जो स्पेशल मेजॉरिटी होता है, कौन बताएगा? पॉलिटी पढ़े जल्दी बताइए, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है? तो इज इट बाइंडिंग और नॉट? नो इट्स नॉट बाइंडिंग, बस आपको लेना होता है। और स्टेट जब पास करती है तो अपने अपने जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब क्या होता है? 50% + 1। और स्पेशल मेजॉरिटी मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ठीक है, अब आगे है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो मैंने आपको पहले ही समझा के रखा है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कौन बताएगा? बताइए, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी?
आंसरेबल टू होम, आंसरेबल टू जो कोई भी हमारे जो हमसे ऊपर है उनको हम बताएं तो। और हमारे यहाँ सबसे ऊपर कौन है? जनता। तभी तो प्रियम्बल क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट कौन कर रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। अपने को ही बना के अपने को ही दे दिया है, प्रियम्बल में यही लिखा है ना। चलिए अब आता है राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। थक गए हैं कि अभी ठीक ठाक हैं? थक गए हैं? कौन कौन थक गया? हाँ, अभी तो 2 बजे से मुझे ही पढ़ाना है साइंस एंड टेक। कोर्स डिले होगा ना। कौन, बस आप ही थके हो और सब थके? आप लोग भी थके हैं? बोल रहे हैं, शब्द हमारे हैं। बताइए, और ऑनलाइन आप लोग भी थक गए हैं क्या? कंसेंसस डिसीजन कैन लीड टू बेटर। वेरी गुड अभिषेक। चलो, अभी तक जितना बताया उसको समराइज कौन करेगा? पहले तो जरा एनार्की, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी, इसमें रिलेशन बनाइए जल्दी जरा। ऑटोक्रेसी और पन्ना पलटना शुरू, बिना पलटे बताइए। समझ तो बन गई ना? समझ में आया कि नहीं पूरा टॉपिक अच्छे से? तो जरा समझाइए। हाँ बताइए, हर्ष बताइए। ठीक है। और जो भी जो डोमिनेट था, जो पावरफुल था, वो जो भी पीरियड था जो डोमिनेट करता था। फिर हम लोग उसके बाद एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी। इसमें जैसे डिफरेंट पीपल लोग ने किसी को चुना कि आप हमारे लिए रूल बनाइए और हमारे पॉलिसी बनाइए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद फिर एक आइडिया है कि जिसको हम लोग ने ट्रस्ट दिया तो उससे अपना वापस ट्रस्ट भी ले लें। बिल्कुल। तो फिर इससे इवॉल्व हुआ कि एक डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन हुआ कि हम लोग उसको हटा भी सके, एक रेगुलेट के साथ एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दें और अपोजिशन खड़ा कर दें जो कि उसको चेक करते। और एक ये बनाया गया जैसे कलाम सर का थॉट था कि इसमें मेजोरिटी का चॉइस हो और माइनॉरिटी की वॉइस हो। वेरी गुड, ये ठीक है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण किया गया जिसे रूल ऑफ लॉ, एक लॉ बुक बना दी गई कि किसी की बात नहीं, कुछ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, बुक में सब लिखा उसी हिसाब से काम करो। ठीक। अब जरा देखिए राइट बेस्ड अप्रोच क्या होती है। कुछ राइट का नाम आपने सुना होगा। एक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक को हम कहते हैं फंडामेंटल राइट, एक को हम कहते हैं लीगल राइट, और सबसे लास्ट में आता है ह्यूमन राइट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या कह लीजिए और कौन सा मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसके अलावा ह्यूमन राइट। डिफरेंस क्या है चारों में? देखिए हम आपको कुछ लिखवा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि सारा कुछ आपकी पीपीटी में लिखा हुआ है, और गवर्नेंस का जो सब्जेक्ट है वो लिखवाने से ज़्यादा समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख ही रहे कि एक टॉपिक के इतने सारे इसके डायमेंशंस अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इफ़ यू वांट आई कैन डिक्टेट यू, एंड इफ़ यू वांट आई विल प्रोवाइड यू दैट पीपीटी या पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। डू यू वांट मी टू डिक्टेट यू और इज इट सफिशिएंट? पीडीएफ सही है? टेस्ट ले लेंगे। हाँ, मैं आंसर्स लिखवा दूंगी कुछ आपको जिससे कि आपको बेनिफिट हो, और 1-2 आंसर्स आप भी लिख के देंगे। ठीक है, जरा डिफरेंस बताइए। वेरी गुड। फंडामेंटल राइट तो ये है कि अगर गवर्नमेंट नहीं देती तो भैया सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, तो दिस इज फंडामेंटल राइट। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? वेरी गुड। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो भी राइट है वो फंडामेंटल राइट है, और पार्ट 3 को भी ले लें, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने राइट होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होंगे। इसके अलावा आपके लीगल राइट क्या होते हैं? जो टाइम टू टाइम पार्लियामेंट पास करके आपको देती है, जैसे राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ, ये क्या है? लीगल। और ह्यूमन राइट क्या है? ह्यूमन राइट मतलब एज अ ह्यूमन, यानी ह्यूमन होने के नाते अगर कुछ मुझे राइट मिलता है तो वो होता है ह्यूमन राइट। इसी की बात की गई आपके राइट बेस्ड अप्रोच टू डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत सारे एनजीओज आते हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज का डेवलपमेंट होता है, और वो बोलते हैं कि देखो जब तुम किसी चीज कहीं पे डेवलप करते हो ना तो 2 स्टेक होल्डर है। एक जो राइट होल्डर है जैसे मैं, ये मेरे पास राइट है, दूसरा है जो ड्यूटी बियरर्स है जिसको राइट देना है। तो
राइट का एक्सरसाइज कब अच्छे से होगा? जो राइट मतलब होल्डर है, जैसे मैं, आप, हमारे पास राइट हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि सपोज करो कि अगर कोई मुझे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, कोई मुझे बोल रहा है तुम मिड डे मील में नहीं जाओगे क्योंकि तुम दलित जाति से आते हो, तुम दलित कम्युनिटी को हो, तो ये क्या है मेरा फंड, और मैं खुद ही से चल रही हूँ अच्छा अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अपने राइट के बारे में पता नहीं है। दूसरी तरफ आप बने ड्यूटी बीरर, जिसको निभाना है। आप कह रहे हैं कि मिड डे मील में इस बच्चे को हो जाना चाहिए, कोई नेताजी बोल रहे हैं कि नहीं इसको बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब राइट बेस्ड अप्रोच का डेवलपमेंट हुआ कि भाई कुछ भी हो रहा है हर हाल में तुम फंडामेंटल राइट दो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दो, पर सबसे ऊपर है तुम ह्यूमन राइट दो। मतलब देखिए, जहां पे जैसे मान लीजिए कि मुझे है राइट टू फूड, अब एक राइट टू फूड है कि हम बैठे हैं, हमें किसी ने बोला लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी खाओ, मैंने बोला राइट टू फूड, किसी ने अपने घर की झूठी रोटी ली फेंक दी, खाना तो मुझे मिल रहा है ना। बट राइट टू फूड या राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है, जीने का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ, और इसी चीज को एक्सपेंड करिए। यानी एज अ ह्यूमन, हम बिल्ली और कुत्ता थोड़ी है कि तुम हमें ऐसे फेंक के दे दो, मतलब एज अ ह्यूमन होने के नाते, जैसे आपने देखा होगा सरबजीत का केस का नाम सुना होगा, सरबजीत जिनको पाकिस्तान ने जेल में बंद किया था, हमने बोला था एज अ ह्यूमन मतलब कम से कम मानवता तो दिखाओ, कहते हैं ना कि थोड़ी तो मानवता रखो, किसी को इस तरीके से मत मारो, इस तरीके से मत करो, थोड़ी तो वो रखो। तो यहाँ से बात होने लगी कि ह्यूमन राइट्स का डेवलपमेंट में लाया गया कि देखिए जैसे जैसे कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड में जब दुनिया बंटती है तो एक हो गया डेवलप्ड लोग, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड, और दूसरे हैं डेवलपिंग, और लास्ट है लीस्ट डेवलप्ड। तो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है इनका जो ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना, और डेमोक्रेसी तब प्रिवेल करती है जब वहां पे क्या होते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे ह्यूमन राइट, जैसे पीस, जैसे को एग्जिस्टेंस। व्हाट इज को एग्जिस्टेंस? हम आपको एक्सेप्ट करें, आप मुझे एक्सेप्ट करें, आप मेरे डिफरेंसेस के साथ मुझे एक्सेप्ट करेंगे, हम आपके डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट आपको करेंगे, और हम सब लोग साथ साथ ग्रो करेंगे। ठीक, तो ह्यूमन राइट का क्या होता है? लगातार वायलेशन। कोई कहता है कि देखो फंडामेंटल राइट कर दे रहे हैं और लीगल राइट करने में तो ह्यूमन राइट का तो वायलेशन होता ही है। लेकिन जहां से ये डाइकोटोमी आई कि देखो एक है राइट होल्डर, यानी राइट का प्रिवेलिंग तब अच्छे से होगा जब राइट होल्डर अपने राइट्स को जाने और ड्यूटी बियरर अपने उसको देने के लिए एम्पावर्ड हो जाए। जब दोनों में बैलेंस होगा तब वहां पे डेवलपमेंट होगा राइट बेस्ड सोसाइटी का। और वो राइट बेस्ड सोसाइटी का मतलब फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नहीं है, वहां पे ह्यूमन राइट, यानी ह्यूमन होने के नाते अगर मुझे जो राइट है उसको मैं प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कर पाऊं, तो दिस इज द जेनेसिस ऑफ इक्विटेबल सोसाइटी। आप समझ रहे हैं? अब देखिए इसी में ये आया कि देखो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, इंडिया में क्यों नहीं इस तरीके की चीजें डेवलप हो पा रही हैं। तो कुछ पॉइंटर्स हैं इसलिए इंडिया में इसका डेवलप नहीं हो पा रहा है। पहले क्या है? फ्रेगमेंटेशन है थिंकिंग एंड एक्शन में। थिंकिंग एंड एक्शन का मतलब समझ रहे हैं? मतलब लॉ कुछ और कह रहा है, एक्शन में कुछ और आ रहा है। मतलब लेजिस्लेचर अगर कानून बना दे तो एक्शन करने की जिम्मेदारी किसकी? एग्जीक्यूटिव की। और आप देखिए आपके यहाँ वैसे भी ओवरलैपिंग है। जब प्राइम मिनिस्टर लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में रहता है तो किसके पार्ट हो गए? लेजिस्लेचर के। वही पार्लियामेंट जब प्राइम मिनिस्टर नेगोशिएशन करते हैं तो एग्जीक्यूटिव के पार्ट हो गए। नेगोशिएशन करते हैं ना दूसरे देशों से, तो ओवरलैपिंग है पहला। दूसरा कि मान लो कहा जाता है कि बंद हो गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बन गया आपका मेक इन इंडिया, मुद्रा स्कीम, नाम सुने होंगे इन सबका। लेकिन जैसे स्किल इंडिया है, स्किल इंडिया का काम क्या था कि लोगों को इतनी स्किल दे दो कि वो रोजगार मांगे नहीं, वो खुद अपना स्किल डेवलप करके क्या लाए? स्टार्टअप डेवलप करें। इसके लिए ला दिया था स्टार्टअप इंडिया। तो अगर स्किल इंडिया ने अच्छा काम कर लिया होता तो स्टार्टअप डेवलप हो जाते। अब स्टार्टअप डेवलप भी किसके हो रहे हैं? या तो आप IITian हो, MBA के हो, तो वो लोग तो कर पा रहे हैं, लेकिन जिनके लिए स्किल इंडिया लाया गया था उनमें तो कोई स्किल डेवलप ही नहीं है। मतलब आप क्या करते? मनरेगा में गड्ढा खोद रहे थे तो आपको 200 मिल रहा था। गवर्नमेंट ने बोला इनको पंखा बनाना सिखा दो, इनको AC रिपेयर करना सिखा दो, तो जो पूरे दिन में 200 मिलेगा, आप एक पंखा रिपेयर करोगे तो आपको 200 मिल जाएगा। ना उन्होंने सीखा ना लोगों ने सिखाया। तो हमारे यहाँ क्या है? फ्रेगमेंटेशन है, बहुत बटा हुआ सोसाइटी है। फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है किसमें? एक पॉलिसी फॉर्मेशन और एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में। अगला देखिए ओवरलैप है मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में। जैसा मैंने आपको बताया कि जो बनाने वाले हैं वही इम्प्लीमेंट करने वाले भी हैं। जैसे जब मोदी जी बना रहे हैं तो लेजिस्लेचर के पार्ट है, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बनारस में, जयपुर। तो जब वो बनाते हैं तो जब लागू करवाने, देखो होता क्या है, हम सब लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, ठीक है?
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, मतलब इतने इतने जगह का एक पर्सन होगा जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो हमेशा तो सेशंस नहीं चलते, हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशन चलते हैं। कौन कौन से? विंटर सेशन, मॉनसून सेशन और बजट सेशन। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बाकी का टाइम है आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाओ, कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखो कि कमी कहाँ कहाँ है, उसको नोट करो। तो जब ये बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन होगा, इसमें आप लोग उस मुद्दे को ले आइए, डिस्कशन करिए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप ला सकते हैं कि आप प्रस्ताव का नाम सुना होगा, जैसे कहते हैं काम रोको, है ना, काम रोको, ये वाले जो आप मोशन लाते हैं, बहुत सारे मोशन भी ला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों काम करना है। एक तरफ आप जाके चेक करते इम्प्लीमेंटेशन कितना हो पाया, मतलब एक स्कीम लाई गई जन धन योजना, तो ये तो इम्प्लीमेंट हो गई। इम्प्लीमेंट के बाद आउटकम भी तो देखो। आउटकम जब आपने नहीं देखा तो आउटकम में क्या हुआ कि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो आपने जनधन में खूब सारे अकाउंट खोले ही थे, जिसके पास भी 1 करोड़ था उसने अपने 10 नौकरों में बांट दिया कि 10-10 लाख सब लोग जमा कर लो, ठीक है। इसका मतलब हमने जन धन खोल तो दिया था पर कभी इसका इम्प्लीमेंट नहीं देखा था, इसीलिए वो करप्शन को अब्जॉर्ब करने का क्या बन गया, टूल बन गया गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग है पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में। तो ज़रूरत क्या है कि अगर पॉलिसी बनाओ तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी देखो। अगला देखिए, दूसरा क्या होता है कि इनपुट लेना पड़ता है कि अगर आपको कोई पॉलिसी बनाओ तो इनपुट लो। इनपुट मतलब जैसे मान लो गांव में आपको कोई स्कूल खोलना है, ठीक है, दूसरी तरफ मान लीजिए गांव में सड़क बनानी, तो सरकार ने बोला गांव में सड़क लगाओ, सड़क लगाओ। किसने बोला? लेट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने। पर जो गांव का बंदा है उसको लग रहा है कि यार गांव में अगर पीने का पानी आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता। ये किसको पता है? अगर मैं गाँव के रहूँगी तब ना हमें पता होगा। मतलब एक है पॉलिसी को आपने ऊपर से इन्फ्यूज कर दिया। मतलब क्या सड़क बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन ज़रूरत इस समय ज़्यादा पीने के पानी की है या सड़क की है? पानी की है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर दे? सड़क बना दे। तो आपने डेवलपमेंट तो किया पर ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे आपने ट्रेन का नाम सुना होगा, तेजस नाम सुना है? तो तेजस ट्रेन चलाई गई, उस तेजस ट्रेन में क्या हुआ? LED स्क्रीन लगाई गई है, कैमरे लगाए गए थे, बहुत कुछ, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ट्रेन चलाई गई। लेकिन उसको जो जिन जगहों से वो ट्रेन गुजर रही थी वो गांव के एरिया थे। गांव के लोगों को क्या चाहिए? रोजगार, पढ़ाई, ये वो। आपने नहीं दिया, तेजस जा रही थी, सब उसमें चढ़ गए और टीवी भी नोच लिए और फिर टीवी बेच के अपना खाओ। और देखिए यूपी में लैपटॉप बांट रहे थे तो बच्चों को उनको लैपटॉप की जरूरत ही नहीं। एक घर में 3 बच्चे पास हो गए, सबको लैपटॉप। तो लोगों ने क्या किया? लैपटॉप 20,000 वाला लैपटॉप 5-5 हज़ार में बेच के दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं। क्योंकि पहले उसकी भूख तो खत्म करो। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हम इनपुट नहीं लेते, सीधा कानून बना देते हैं। जब आप इनपुट नहीं लीजिएगा, कानून बनाइएगा, तो इट इज जस्ट वन वे। और कानून कैसा होना चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पहले देखो इनपुट क्या हो रहा है, ये इनपुट जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, मतलब डिबेट होगा, उसके बाद जो निकलेगा वो होगा आउटपुट, फिर उसके बाद होगा आउटकम। इनपुट मतलब मैंने बोला पर्यावरण में को इन्वायरमेंट को सेव करना है, प्रोसेसिंग हुई, कानून बना, आउटकम निकल गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बन गया। फिर आउटकम भी देखिए कि CPCB ने कुछ किया भी है कि ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए देखिए हमारे पास बॉडीज कम नहीं है, बॉडीज बहुत है। जैसे अगर पोल्यूशन को रोकने की बात की जाए, इन्वायरमेंट में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को बात की जाए तो कितनी सारी है। जैसे आप देखो वहाँ पे क्या है, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट भी है, वहाँ पे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और इसके अलावा क्या है, नेशनल पार्क्स भी हैं, जूलॉजिकल पार्क भी हैं। इसके अलावा इतने सारे एक्ट हैं, ठीक है। बट स्टिल जो नेचर है वो लगातार क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। तो हम कर क्या रहे हैं, हर साल हमारा कॉप अलग से होता है, क्या है, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज, वो भी अलग से हो रहा है। अर्थ आवर से 1992 में शुरू है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब देखो एनालिसिस और इंटीग्रेशन का मतलब पॉलिसी मेकिंग में कब पॉलिसी मेकिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगर आपको नियम बनाने, तो नियम अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि हम लाग कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो हर चीज का आंसर तब आप अच्छा लिखोगे जब आप क्या करोगे कि सिर्फ कमी मत बताओ। सरकार आपको IAS इसलिए थोड़ी बना रही कि हमें कमी बताओ, कमी उनको पता है, उनको पता है हम कहाँ कहाँ कमी कर रहे हैं। आपको इसलिए बनाया जा रहा है कि कल को कोई हर्ष आएंगे, कल को कोई दिव्य आएंगे, तो ये जो है कश्मीर के जो बर्निंग इश्यूज हैं वो आप ही की तरफ देख रहे हैं कि जब आओगे तो हमारे बर्निंग इश्यूज को सॉल्व कर दोगे। कोई हर्ष आएंगे वो नॉर्थ ईस्ट को सही कर देंगे, कोई दिव्य आएंगे, कोई क्या नाम है आपका, अमन
अमन आएंगे, दीपांशु आएंगे, तो ये जो है उन चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। इसीलिए तो आपको देख रहे हैं, इसीलिए तो आप लोग वो सब कर रहे हो। तो जरा सोचिए कि अगर प्रॉब्लम इतनी सारी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, रिफॉर्म कैसे करेंगे। अब लोग बैठे हैं, अब कुछ बताइए रिफॉर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छा होगा, आपने नहीं, आप बताओ। ठीक है। यहाँ डिफरेंट मिनिस्ट्री डिफरेंट चीजें आते हैं, तो सारे मिनिस्ट्री को एक एक करके एक होलिस्टिक में है तो सारी मिनिस्ट्री का सबके अब्बू आपके प्राइम मिनिस्टर तो हैं ना। कहते हैं ना कि ये कोई मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है तो कुछ नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो पूरी सरकार गिर जाती है। पढ़े होंगे पॉलिटी में, मैंने बताया ना कि पॉलिटी से बहुत लिंक होता है गवर्नेंस, ठीक है। और कुछ ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर सारी मिनिस्ट्री को जोड़ के एक सबके नेता बना देंगे तो क्या पता वही ऑटोक्रेट हो जाए। हाँ फिर से जैसे अगर कुछ चिल्ड्रन के लिए करना है तो चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर ये तो उससे रिलेटेड जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं मिल करके आप लोग एक स्पेसिफिक लॉ बनाए। देखिए ऐसा नहीं कर सकते आप, किस आपके देश में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऐसा थोड़ी कर देंगे कि सब मिनिस्ट्री का भी एक मिनिस्टर बना दे तो वो सब कुछ सोचे। हाँ हाँ ये लॉ बना दिया जाए, वाटर सप्लाई और विलेज डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जैसे जो डिफरेंट लॉ आते हैं, ऐसा कोई लॉ बनाया जाए जिससे मिनिस्ट्री एक तरीके से मतलब एक जो होकर उससे। तो आपका कहना है कि हम कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए 3-3 4-4 मिनिस्ट्री का एक एक वो ला दें। हाँ तो कोऑर्डिनेशन अच्छा देखिए कोऑर्डिनेशन अच्छा करने के लिए तो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट, इसके 2 हाउस, लोकसभा राज्यसभा। तो जब बिल लाते हैं तो बैठते तो हैं एक तरफ ये एक तरफ ये, क्वेश्चन पूछते तो हैं, पढ़े होंगे ना स्टेल्ड क्वेश्चन, अनस्टेल्ड क्वेश्चन, ये सब क्या है जिससे आप गवर्नमेंट में जो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए तो ये सब किया जाता है। लेकिन अभी रिसेंट में रिपोर्ट देखे होंगे, अभी कल या परसों 2-3 दिन पहले हिंदू में निकला था कि हमने नॉमिनेटेड मेंबर्स चुने हैं जिनमें नाम है सचिन तेंदुलकर, रेखा। इन लोगों ने साल 1.5 हो गए क्वेश्चन ही नहीं पूछा है पार्लियामेंट में। तो जब भाई आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो सरकार में कोऑर्डिनेशन लाओगे कहाँ से। सरकार ने बोल दिया कि 2 और 2 5, हमने बोला जी सर, उन्होंने बोला 2 2 4, मैंने बोला हाँ हाँ जी सर, ठीक है। तो देखिए आपके मोदी जी ने ही, आप उनकी वो पढ़िए उसमें बहुत सारे आंसर आते हैं। उन्होंने बोला कि कोऑर्डिनेशन या देश बढ़ता है 3D से, डेमोक्रेसी बढ़ेगी 3D से। पहला करिए डिसेंट्रलाइज, बुधाई से पूछो कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। दूसरा, जब हमने सोच लिया कि ये करना है तो करो डिबेट, किसी ने कहा नहीं ये नहीं होगा, हमने बोला होगा, उन्होंने बोला ये नहीं, फिर लास्ट में करिए डिस्कशन। और तीनों सब जब तीनों को जोड़ देंगे तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन, यानी डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी डिसेंट्रलाइजेशन, फिर डिबेट, फिर डिस्कशन। और कुछ और आप पॉलिसी की देखो, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराना है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराना है, दोनों में डिफरेंस है। किसी ने बोला कि नक्सलिज्म खत्म होगा जब उनके लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा दें। अब हम जा रहे हैं, उसने बोला हम हैं चोर, अब हम उसको 2 छापड़ मारे और बोले कि बोल हम चोर हैं। या मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए कि किसी ने किसी का रेप कर दिया, वो मिनिस्टर का बेटा था। अब हम पुलिस पकड़ने गई तो मिनिस्टर ने उसको ब्राइब कर दिया कि देखो तुम केस हटाओ। वो बेचारा किसी और को पकड़े कि तुम ही बोलो कि हम किए हैं। जैसे आपने रिसेंट में एक केस सुना होगा, मेरे ख्याल में 2016 या 17 का केस है। उसमें 4 या 5 साल का बच्चा था, उस 5 साल के बच्चे के साथ आपने सुना होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी, छोटे से 4-5 साल के बच्चे को उसको अटैक किया गया, पूरी तरीके से उसको पूरे ट्रैप में रखा गया। और जब बाद में पता चला कि उसके साथ जितना भी सेक्सुअल असॉल्ट था सब उस 5 साल के बच्चे के साथ किया गया। और करने के बाद उसको जो पानी की टंकी थी स्कूल के पानी की टंकी में डाल दिया गया। अब बच्चा मिले ही ना, बहुत ढूंढा गया कि कहाँ है बच्चा, नहीं मिल रहा था। अब जब उसकी लाश वाश सड़ने लगी, पता नहीं कैसे पानी की सफाई, तो सड़ी हुई उसकी जो लाश है वो मिलती है। फिर सोचा गया कि किसने किया, तो जो ड्राइवर था उसको बहुत मारा पुलिस वालों ने,
मतलब आप उसका उस समय का वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है। मारते मारते उसके पेरेंट्स ने भी, मीडिया ने भी, सबने बोला कि बताओ ड्राइवर्स हो, इतने सेंसिटाइज करिए, ऐसे करिए, रिफॉर्म करिए, दुनिया भर की चीज़ें। और जब सब कुछ हो गया तो पता चला कि ये सारा कुछ क्लास 12 के एक बच्चे ने किया। तो सोचो कि जिसको आपने मारा, ड्राइवर को एकदम अधमरा कर दिया, आप उसको वो चीज़ वापस ला पाओगे? नहीं। जो आपने उसका कंडेम कर दिया पूरी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी तो आपको उसी तरीके से देखेगी ना। मतलब अगर मैं एक बार जेल चले जाऊं, भले से मेरा वो प्रूव नहीं होगा, पर हम हमेशा विक्टिम ही देखे जाएंगे, ठीक है? सॉरी, विक्टिम नहीं, ऐसा कल्प्रिट देखे जाएंगे। तो सेम ना वो बच्चा वापस आया ना कुछ आया। तो इसका मतलब क्या है? इम्प्लीमेंटेशन नहीं, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। बात समझ रहे हो? इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में दोनों का डिफरेंस। तो बताइए इम्प्लीमेंटेशन और अच्छा कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन को अगर मुझे और अच्छा करना हो तो कैसे करें कि और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके? बताइए जरा सोच के। पहले क्या ले आओ? ट्रांसपेरेंसी। वही जो 8 चीजें हैं, उन्हीं 8 चीजों को ला दीजिए, इम्प्लीमेंटेशन अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं आपकी आईएएस की तैयारी अच्छी नहीं हो रही, कब अच्छी होगी? पहला, ट्रांसपेरेंसी। मम्मी पापा जब चाहें तब आके देख लें, टीचर जब चाहे तब देख ले कि आपने कहाँ तक पढ़ा। अभी देखिए आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ट्रांसपेरेंसी। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। हर शाम को हम आपसे पूछें कि पूरे दिन भर का समय था, 8 घंटा पढ़ा हो, कितना आया? अभी देखो आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और क्या होना चाहिए? इफेक्टिवनेस। कि इफेक्टिवनेस मतलब कि अगर हमने गवर्नेंस एक स्लाइड भी पढ़ी तो एक स्लाइड में जितनी चीजें थी वो सब मुझे आ रहा है समझ में। दिस इज इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब आंसर लिखने के लिए भी कह दिया तो लिख लिया। दूसरा है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब रिस्पॉन्सिव का को आप रिस्पॉन्सिबल से ले सकते हैं, ठीक है? रिस्पॉन्सिव मतलब आप अपने लिए भी हैं, दूसरों के लिए भी हैं, ठीक है? मतलब आप पावरफुल इसलिए नहीं बन रहे हैं कि आपको दूसरे को दबाना है, आप पावरफुल इसलिए बन रहे हैं ताकि कोई आपको ना सप्रेस कर सके। और दोनों में डिफरेंस है। देखो अकाउंटेबल, अकाउंटेबिलिटी जैसे हम कहते हैं अकाउंट, अकाउंट मतलब न्यूमेरिक डिफिट, समझ लीजिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिसको जोड़ा घटाया जा सके, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सब्जेक्टिव टर्म, ठीक है? जैसे कहा जाता है हम अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है, आर्मी मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात कहते हैं ना, तो आपका एरिया डिफाइंड है कि भाई देखो सिविल सर्वेंट इज अकाउंटेबल टू नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो हमारी, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? सिविल सिविल जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके लिए मेरी अकाउंटेबिलिटी है। एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है? टीचर के लिए है। एज अ सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है, ठीक है? अब और क्या होगा रिस्पॉन्सिवनेस और इम्प्लीमेंटेशन को अच्छा करने के लिए? तो देखिए इसीलिए इनिशिएटिव जैसे ट्रांसपेरेंसी, इसको बढ़ाने के लिए लाया गया है RTI। ट्रांसपेरेंसी उसी को बढ़ाने के लिए लाया गया है ई गवर्नमेंट। ये सब हमें पढ़ना है, ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस, ई चौपाल, ई अभी देखिए ई वो लाया जा रहा है, ई जुडिशियल, मतलब कुछ जो जुडिशियल वो होंगे वो आप देख सको लाइव। और अगर हम बोले अकाउंटेबिलिटी, तो अकाउंटेबिलिटी के लिए क्या सरकार कुछ लेके आई है? बताइए। अकाउंटेबल गवर्नमेंट हमारे लिए हो रही है, इसके लिए क्या कोई स्कीम आप बता सकते हैं जिसको सुन के देख के आपको लगता है कि हाँ गवर्नमेंट अकाउंटेबल तो है? गवर्नमेंट लेके आती है मैनिफेस्टो। हमेशा सरकार के पहले क्या आता है? मैनिफेस्टो, कि देख लो हम डीपीएसपी से कितना, हम लोग नहीं पढ़ते, हम तो वही देखते हैं स्कूटी योजना और ये वो, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा रिस्पॉन्सिवनेस, कोई आप स्कीम बता सकते हैं जैसे पता चले कि गवर्नमेंट अब रिस्पॉन्सिव है? मन की बात। इसके अलावा प्रगति, प्रगति का नाम सुने होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे डिस्कस करते हैं। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट से करते हैं, स्टेट होल्डर से करते हैं। और इसके अलावा सीएम से मीटिंग ली जाती है हर बार, जिसमें आपने बहुत एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें ममता बनर्जी बोलती रहते हैं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, देखा होगा ना? तो क्या होता है? सीएम की मीटिंग ली जाती है। इसके अलावा और कुछ जो आप बता सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे सरकार ये और क्या कर रही है? डिसेंट्रलाइजेशन के लिए सरकार क्या कर रही है? जन धन योजना, GST सुना होगा, वन नेशन वन राशन कार्ड। और बताइए और तो सरकार कर रही है। ऑनलाइन में
कल से हम आपको आरटीआई पढ़ाएंगे। तो आज तो आपका सिर्फ ये बेसिक फंडामेंटल था। तो एक बार आप ये पीपीटी पढ़िएगा, इसके बाद एक आंसर इसका हम आपको लिखवा देंगे और एक आंसर आप भी लिख के भेजेंगे, मतलब क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है, क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है, एक साथ एकदम ठूस दिया गया है। तो एक बार आप थोड़ा सा पॉज ले लीजिए, घर जाके रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद हम कल से शुरू करेंगे आरटीआई, फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। बाकी सारी एक एक स्कीम का एक एक वो देख लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकार की कौन सी स्कीम, अकाउंटेबिलिटी के लिए कौन सी स्कीम, उससे आपकी पॉलिटी भी अच्छी हो जाएगी, गवर्नेंस भी, सोशल जस्टिस भी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।